क्विक रिवीजन जो बीएनएस का मॉड्यूल 2 है, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें हैं, टॉपिक्स भी इसमें हैं। FILLB सेमेस्टर 2, TYBA LLB सेमेस्टर 6, मुंबई यूनिवर्सिटी न्यू जो पैटर्न है 75-25 का, और न्यू जो सब्जेक्ट और न्यू सिलेबस है वो हम करने जा रहे हैं। मॉड्यूल 2 जो है, आपको पता है कि जनरल एक्सेप्शन एंड ऑफेंस अगेंस्ट अ पर्सन, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा वेट। अगर हम मॉड्यूल 2 देखते हैं तो सबसे पहले 2.1 जनरल एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी, जो कि सेक्शन 14 to 44 है, कि जनरल एक्सेप्शन बताता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। जो आपका बीएनएस का अबेटमेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट सेक्शन 45 से 62। उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, और जो ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज एटसेट्रा। पहले ये जो आईपीसी था उसके अंदर अलग अलग जो सेक्शंस थे उसमें डिवाइडेड था, स्कैटर्ड था। अब इसको कंसोलिडेट करके 63 to 99 में ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन और ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज एक साथ ले लिया गया है। तो उसके बाद हम करेंगे 2.4 की, जो कि ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, जैसे सेक्शन 100 to 106। इसके अंदर आपका जो मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है या फिर किडनैपिंग है, तो इस तरह से रिलेटेड जो अफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को, कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसके बारे में ये पूरा ऑफेंस जो आपका सेक्शन 100 to 146 में हम देखेंगे। उसके बाद 2.5 जो है आपका ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, जो सेक्शन 147 to 158 में है। उसके बाद ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सेक्शन 159 to 168। offense related to election section 169 to 177, on offense related to coin currency and notes and bank and government stamps। अगर देखेंगे तो ओवरऑल वेट जो इसमें से जो 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना एग्जाम्स में रहती है, क्योंकि एकदम कोर टॉपिक है, कोर मॉड्यूल है, तो इसको बहुत अच्छे से हमें करना होगा। तो इसको क्योंकि ये लेंथी है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जनरली ट्राई करेंगे कि 2.1 से लेकर जो 2.3 है कि उसको हम पहले करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद जो है उसको आगे हम बढ़ाएंगे। तो जनरल एक्सेप्शन जो है कि आपको पता है कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है सेक्शन 14 to 44 कि इसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे। एक्ट डन बाय ए पर्सन बॉन्ड बाय मिस्टेक, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ है, बिलिंग हिमसेल्फ टू बी बॉन्ड बाय लॉ, या फिर एक्ट ऑफ द जजेस एक्टिंग जुडिशली, और एक्ट डन इन पर्सन टू जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, या एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ से रिलेटेड जो प्रोविजंस है जो आर्टिकल 14 to 17 में, वो हम देखेंगे। तो एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, या फिर एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट नॉट विदाउट अ क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, या एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years, ये जो करेंगे हम कि 7 अगर बच्चा जो 7 साल तक है तो उसने अगर कोई ऑफेंस कर लिया बाय मिस्टेक या नोइंगली अननोइंगली, तो वो ऑफेंस होगा कि नहीं, इसके अंदर हम देखेंगे। एंड चाइल्ड कमिट्स एनी ऑफेंस तो 7 to 12 साल के बीच में अगर उसकी उम्र है तब वो क्या होगा, या इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होगा, या एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉस्ट और अगेंस्ट हिज विल, या एक्ट नॉट इंटेंडेड टू अननोन या लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, या एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ इन पर्सनल बेनिफिट, या एक्ट डन इन ए गुड फेथ टू बेनिफिट द चाइल्ड और द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड द कंसेंट ऑफ द गार्डियन। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम जो है कि इस प्रोविजन में देखने वाले हैं। जनरल एक्सेप्शन में सबसे पहले सेक्शन 14 हम डिटेल में देखते हैं, जो भारतीय आपका न्याय संहिता है। तो इसके अंदर जो है कि अर्लियर 76 में हुआ करता था ये वाला प्रोविजन, एक्ट डन बाय पर्सन बॉन्ड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ टू बी बॉन्ड बाय लॉ, ये वाला हम प्रोविजन देख रहे हैं जनरल एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी में। State that nothing is an offense actually which is done by the person who is or reason mistake of fact not mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। तो इसको अगर इसको समझना है ये प्रोविजन को इजीली, तो सबसे पहले इसका इलस्ट्रेशन और एग्जांपल अगर आप समझते हो तो समझना इजी हो जाता है। इसका इलस्ट्रेशन हम देखते हैं कि ए सोल्जर fires on a mob by a order of his superior officer in conformity with the law. He is not guilty because he is legally bound to follow the lawful command during the duty। उसी तरह से A, an officer of the court, he is ordered to arrest Y. After proper inquiry, he mistakenly arrests Z thinking Z is Y. Here, A is not committed any offense. The reason is as he acted in a good faith and made a mistake of fact। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर कभी कभी जैसे ए ऑफिसर है कोर्ट का, उसको ऑर्डर हुआ कि वाई को अरेस्ट करो, और वो प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद उसको लगता है कि जेड ही वाई है और कि उसको अरेस्ट कर लेता है जेड को, तो यहाँ पे ए इज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज ही इज एक्टेड इन ए गुड फेथ एंड मेड अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो उसी तरह से जो आप एक जब एग्जाम्पल करते हैं तो आपके लिए आंसर लिखना इजी हो जाता है। तो ये सेक्शन यही बताता है कि प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल हु कमिट्स एन एक्ट बिकॉज दे आर लीगली बाउंड टू डू इट एंड दे बिलीव इन अ गुड फेथ एंड ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट दैट दे आर बाउंड टू द लॉ बट इट डज नॉट एक्सक्लूड अ पर्सन हु एक्ट अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जानना जरूरी है कि द मिस्टेक मस्ट बी इन द फैक्ट नॉट इन द लॉ।
दैट अ पर्सन मस्ट एक्ट इन ए गुड फेथ दैट इज ऑनेस्टली विद ड्यू केयर। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेंसलिया क्रिमिनल इंटेंट, जो हमने पहले किया हुआ है कि इफ इंटेंट इज एब्सेंट ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ फैक्ट देयर इज अ नो ऑफेंस। इसका इलस्ट्रेशन हमने देखा हुआ है और इसको भी छोटा सा डिफरेंस देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, कैन एक्सक्यूज क्रिमिनल लाइबिलिटी, मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज क्रिमिनल लाइबिलिटी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो लॉ है वो पनिशमेंट होता है। एग्जाम्पल, अरेस्टिंग अ पर्सन ड्यू टू अ कंफ्यूजन, तो इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट इज नॉट ऑफेंस। एग्जाम्पल, अगर मिस्टेक ऑफ लॉ देखते हैं कि नॉट नोइंग थेफ्ट इज अ क्राइम एंड ही कमिट्स अ थेफ्ट, तो हियर द मिस्टेक ऑफ लॉ इज देयर एंड हियर ही विल बी ऑफेंस। तो उसी तरह से हम देखते हैं सेक्शन 15, सेक्शन 14 हमने देखा है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे, और सेक्शन 15 एक्ट ऑफ ए जज व्हेन एक्टिंग इन जुडिशली। अगर जज जो है कि अपना काम कर रहा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में एक्सरसाइज कर अपना लॉफुल अथॉरिटी, एंड द लीस्ट द जजमेंट मस्ट बी ऑनेस्टली बिलीव इन द गुड फेथ एंड सच अथॉरिटी इन द लॉ। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इसके अंदर कि a judge passed an order sentencing a person based on the evidence before him, even if it is later found that that evidence was forged or the order was wrong in the law, the judge is not criminally liable as long as he acted within a judicial capacity, he acted in a good faith believing he had a authority। तो इस तरह की चीजें इसके अंदर आती है। अगर कंक्लूड करें सेक्शन 15 जो भारतीय न्याय संहिता का है, अपहोल्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बाय गिविंग द जजेस द कॉन्फिडेंस टू एक्ट विदाउट अ फियर ऑफ क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइडेड देयर एक्शंस आर विद इन देयर जुडिशियल रोल्स एंड गुड फेथ। It is a crucial, actually देखेंगे तो safeguard that maintains the integrity and fearless of the judicial system, ensures that the judges can perform their duties honestly and efficiently। तो इसमें जो सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है कि पर्पस ऑफ दिस एक्ट क्या है, और इसके जो की एलिमेंट्स जो है कि द पर्सन मस्ट बी अ जज, he must act done in the course of the judicial proceeding, and then act must be exercised lawfully authority, or at least the judge must honestly believe in good faith that the such authority is given by law। Thus, a good faith and a judicial capacity are essential to the protect under this section। इसका पर्पस ऑफ दिस एक्सेप्शन इज दैट जो हम रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं फटाफट, ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिले, और एग्जाम में लिखने में आपको आसानी हो, कि इसलिए आप एक दो बार सुनते हैं तो आपके कंटेंट आपके दिमाग में बैठ जाता है और आपको लिखना आसान हो जाता है। तो जजेस ऑफन मेक्स, जैसे इसका पर्पस क्या है कि जजेस ऑफन मेक अ डिसीजन इन कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर। इफ दे आर एक्सपोज टू ए क्रिमिनल चार्जेस, द एक्शन टेकन बाय while discharging their duties, it may hinder the independent and fearless judicial functioning। Therefore, this section protects them as law as the act honestly and within or under the belief और लॉफुल पावर। कि यह जज कौन होते हैं, जैसे इसमें है कि यहाँ पे जज किसको माना जाएगा एज पर दिस प्रोविजन, कि अकॉर्डिंग टू द जनरल डेफिनेशन लॉ, जज इज अ पर्सन लॉफुली एम्पावर्ड टू गिव जजमेंट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग दोस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन द कोर्ट्स और द ट्रिब्यूनल। अगर इसका एग्जाम्पल भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, केस लॉ देख लेते थे कि रघुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1973 का केस था, कि इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट व्हेन द जज एक्ट जुडिशियली एंड passes an order while discharging his duty, no criminal liability arises even if the decision turns out to be legally incorrect। तो इसको जो है कि नो, अगर इसमें प्रोटेक्शन मिलता है जज को, लेकिन अगर प्रोटेक्शन कब नहीं मिलता, कि जज अगर मैलिशियसली एक्ट करता है या जुडिशियल पावर फॉर द पर्सनल वीकनेस, पर्सनल खुन्नस है उसके ऊपर, उसके लिए करता है, और एक्ट्स आउटसाइड इज जुडिस्डिक्शन नोइंगली, तो फिर यहाँ पे जज को उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता अंडर 16-15 में। तो सेक्शन 15 में हमने देखा कि सेक्शन 15 एक्ट ऑफ द जजेस व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, कि इसके अंदर कि वो ऑफेंस कब होगा और ऑफेंस कब नहीं होगा, तो प्रोटेक्शन करता है जज को। सेक्शन 16 में एक्ट डन इन द परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो सेक्शन 16 जो है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे एसेंशियल्स इसके है कि एक्ट मस्ट बी डन अंडर द कोर्ट जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द जजमेंट मस्ट बी इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द एक्ट, एंड द पर्सन डूइंग द एक्ट मस्ट बिलीव इन गुड फेथ एंड कोर्ट हैज जुरिडिक्शन इवन इफ द रियलिटी इट डज नॉट। तो इसका जो पर्पस है जनरली ये प्रोविजन का, कि दिस प्रोविजन एंश्योर करता है कि इंडिविजुअल सच एज पुलिस ऑफिसर है, कोर्ट क्लर्क है, बेलिफ है, एंड अदर पब्लिक सर्वेंट इज नॉट पनिश्ड फॉर द परफॉर्मिंग ड्यूटीज एज पर द कोर्ट्स ऑर्डर, इवन इफ द कोर्ट वाज नॉट लीगली कॉम्पिटेंट टू इशू सच ऑर्डर, so long as they acted in good faith। It protect करता है obedience to the judicial authority and promotes confidence in the functioning of the जस्टिस सिस्टम। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बेलिफ है और द ऑर्डर बाय द कोर्ट टू सीज द सर्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम एक्स इन द सिविल डिस्प्यूट, द बेलिफ क्या करता है, एक्टिंग इन गुड फेथ फॉलो द कोर्ट ऑर्डर एंड सीजेस द प्रॉपर्टी, लेटर इट इज फाउंड दैट द कोर्ट हैड नो जुरिडिक्शन टू इश्यू सच एन ऑर्डर। लेकिन अगर कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया है और उसने जाकर प्रॉपर्टी सीज की और बाद में पता चलता है कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं था, यहाँ पे जो है बिलीफ को सजा नहीं मिलेगी। स्टिल ए बिलीफ कमिट्स नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 16 बिकॉज ही एक्टेड इन ए गुड फेथ एंड द ऑर्डर वाज वैलिड एंड इन फोर्स एट द टाइम। तो डिफरेंस फ्रॉम सेक्शन 15 क्या है कि 15 जो है प्रोटेक्ट करता है जजेस को एक्टिंग जुडिशियली,
और 16 प्रोटेक्ट करता है अदर इंडिविजुअल अदर देन जजेस, एग्जांपल कोर्ट ऑफिसर, पुलिस हु एक्ट बेस्ड ऑन द कोर्ट्स ऑर्डर और द जजमेंट, तो वहां पे उसको ऑफेंस नहीं आएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करता है जनरल एक्सेप्शन। तो ये चैप्टर ही है पूरा जनरल एक्सेप्शन का कि किन किन केसेस में कि जो ऑफेंस है वो ऑफेंस को नहीं कहलाया जाएगा, वो कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, या फिर कोई एक्ट है वो ऑफेंस के दायरे में नहीं आएगी, जनरल एक्सेप्शन होगी। जैसे जजेस का केस हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमने देखा है, उसके बाद जज को एक्सेप्शन तो दिया, और यहाँ पे अदर इंडिविजुअल हु आर फॉर द एडजुडिकेटिंग द जुडिशियल प्रोसेस वहां पे वो करते हैं। रिलेवेंट इसमें केस लॉ देखते हैं, द पुलिन बेहरी वर्सेस किम एम्परर, इट वाज हेल्ड दैट द पर्सन एक्सक्लूडिंग कोर्ट्स वारंट इज नॉट क्रिमिनल लाइबल even if the court later turns out to the lack jurisdiction provided the action was done in a good faith। इसमें प्रोटेक्ट कब नहीं करेगा अदर पर्सन को, the act is done not done in good faith and the order is no longer in force and the person knows that there is a no court jurisdiction। अगर 16 को देखते हैं, plays a very important role in the safeguard the individual law abiding जो कोर्ट के डिसीजंस हैं वहाँ पे, not punishment with the faithful परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। उससे सेक्शन 17 देखते हैं कि जस्टिफाइड एक्ट और मिस्टेकन बिलीफ ऑफ द जुरिस्डिक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्ट ऐसा है कि इट स्टेट्स नथिंग इज एन ऑफेंस इफ द पर्सन डज द विच इज जस्टिफाइड बाय लॉ डन अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन ए गुड फेथ बिलीविंग दैट ही इज जस्टिफाइड बाय द लॉ। यहाँ पे जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि वहाँ पे हवर दिस प्रोटेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द मिस्टेक ऑफ लॉ। तो सेक्शन 17 जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट को जो प्रोटेक्शन देखता है, इसमें की कंडीशंस है, द एक्ट मस्ट बी लॉफुल और appear to be a lawful due to the mistake of fact. The person must be in a good faith with the due care honestly. There must be no criminal intent that is mens rea and the mistake must be factual। अगर हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि A sees Z who appears to be a murderer. A in a good faith believes Z is a murderer and arrests him to hand over to the police. Later it turns out that Z was acting in self defense। यहाँ पे देखते हैं कि A sees Z what is happening be a murder। ये ऐसा देख रहा है कि जेड की किसी का मर्डर कर रहा है, ऐसा उसको आभास होता है, और ए क्या करता है इन गुड फेथ जो है कि जेड को अरेस्ट करता है, उसको पुलिस स्टेशन लेके जाता है, और बाद में पता चलता है कि जेड जो है अपने सेल्फ डिफेंस में ये कर रहा था, तो ए इज नॉट लाइबल। यहाँ पे ए जो जेड को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है, उसको अरेस्ट कर रहा है, तो ए इज नॉट लाइबल अस इज एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मोर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जैसे एक शॉपकीपर है, सीज बी running out of his shop and finds some cash missing from the counter. A catches B and calls the police, believes that B has stolen the money. Later it is discovered that B did not steal anything and was innocent. Either no offense by A as he acted in the mistake of the belief or the mistake of fact में उसने जो है उसको अरेस्ट किया। उसी तरह से A sees someone breaking into his house at night, believing the person is a thief. A uses responsible force to stop him. Later it is found the person was owner who had forgotten his keys। अगर इसके जैसे केस में है कि रात के टाइम पे एक बंदा आ रहा है उसमें और वो अचानक में उठता है और उसको पता चलता है कि कोई तो भी दिख रहा है कि मेरे घर में, और उसको वो डंडे से मार देता है, बाद में पता चलता है वो मकान का मालिक ही था, अपनी चाबी लेने आया था। तो यहाँ पे ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ बिलीफ में वहाँ पे ऑफेंस नहीं माना जाएगा, जनरल एक्सेप्शन इसको मिलेगा। ए इज नॉट गिल्टी सिंस ही हैज एक्टेड टू द प्रिवेंट क्राइम अंडर मिस्टेक बट अ जेन्युइन बिलीफ। एग्जांपल इसका देखते हैं, ए पुलिस कांस्टेबल अरेस्ट अ पर्सन बिलीविंग दैट इज अ वारंट इशूड इन हिज नेम, इट टर्न्स आउट टू द वारंट वाज इन द समवन एल्स नेम, देयर इज अ सिमिलर नेम, नो ऑफेंस इन द कांस्टेबल एक्टेड ऑनेस्टली एंड ए गुड फेथ, यहाँ पे वो माना जाएगा। तो मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि ये प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने की सेक्शन 17 जो जस्टिफाई करता है एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर है, तो मिस्टेक ऑफ तो जो इसके अंदर बिलीफ है तो 17 उसको दो प्रोटेक्ट करता है। ऑनेस्ट इंटेंशन है, लीगली जस्टिफाइज है, वेल मीनिंग मिस्टेक होता है, फैक्चुअल गुड फेथ, और क्रिमिनल लाइबिलिटी मस्ट बी बेस्ड ऑन द रॉन्गफुल इंटेंट। तो इससे सेक्शन 18 देखते हैं, एक्टिंग एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। इसके एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हो, सेक्शन 18 जो बोलता है, पहले ये सेक्शन 80 में हुआ था, 80 में आईपीसी में हुआ करता था, अभी सेक्शन 18 में है, प्रोवाइड्स ए जनरल एक्सेप्शन एक्ट डन एक्सीडेंटली बाय परफॉर्मिंग ए लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर विद नो क्रिमिनल इंटेंशन। यहाँ पे क्या होता है, क्रिमिनल इंटेंशन कुछ होता नहीं, जैसे कि ए इज वर्किंग विद अ हैचेट, सडनली द आयरन हेड फाइल्स ऑफ एंड किल्स द पर्सन स्टैंडिंग नियर बाय। A was acting carefully with the no negligence, it is considered pure accident and not an offense। जैसे कि एक्ट मस्ट बी एक्सीडेंटल ड्यू टू मिसफॉर्च्यून ये होना चाहिए। उसके बाद इट मस्ट बी डन while performing a lawful act, the act must be done in the lawful manner and using a lawful means, and it must be done with the proper care and caution, and there must be no criminal intention or the knowledge। पर्पस इसका ये है सेक्शन 18 का कि ऑब्जेक्टिव की प्रोटेक्ट द इनोसेंट पर्सन while the criminal liability where the harm is caused without intention, fault or negligence। क्रिमिनल लॉ जो करता है डज नॉट पनिश एक्ट्स वेयर द मेंस रिया गिल्टी माइंड इज कंप्लीटली एब्सेंट। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, ए ड्राइवर इज ड्राइविंग हिज कार विद द स्पीड लिमिट एंड ओबेइंग ऑल ट्रैफिक रूल्स, सडनली ए चाइल्ड जंप्स इन फ्रंट ऑफ द कार, डिस्पाइट इमीडिएट ब्रेकिंग द चाइल्ड इज इंजर्ड,
तो यहाँ पे इट इज प्रोवाइडेड दैट द ड्राइवर एक्टेड विद द ड्यू केयर एंड गुड फेथ, इट कंसिडर द एक्सीडेंट एंड नॉट एन ऑफेंस। तो यहाँ पे वो जनरल एक्सेप्शन में वहाँ पे इस एक्सीडेंट केस में उसको प्रोटेक्शन मिलता है। उसी तरह से अ पर्सन इज क्लीनिंग, जैसे हिज लाइसेंस गन, अगर वो कोई क्लीन कर रहा है, द गन एक्सीडेंटली डिस्चार्ज एंड इंज्योर्ड समवन नियर बाय, if he followed the safety procedure and acted without a negligence, he is not liable under section 18। तो उसी तरह से एग्जांपल और देखते हैं सेक्शन ये कि ड्यूरिंग द फ्रेंडली क्रिकेट मैच अ प्लेयर्स hit the ball which accidentally strike the spectator despite protective arrangement, this act was lawful done with the care and injury was unintentional and hence not punished। अगर हम देखते हैं कि क्रिकेटर और रमन लांबा का केस कि वो जब फील्ड कर रहे थे उनको बॉल लग गई और उसके बाद जो है कि उनकी डेथ हो गई, तो इसमें भी एक्सीडेंट जो प्रोटेक्शन जो उस समय आईपीसी में सेक्शन 80 में 80 में मिलता था, और यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 18 में वहाँ पे वो प्रोटेक्शन मिलता है। प्रोटेक्शन इसमें कब नहीं मिलेगा, जो सेक्शन 18 में है कि द एक्ट वाज डन केयरलेसली विदाउट कॉशन, द एक्ट इन्वॉल्व्ड इलीगल मींस और वाज डन इन द क्रिमिनल इंटेंट एंड देयर वाज नेग्लिजेंट और रेकलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन। जो सेक्शन 18 है कि रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ को, नो लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, इंश्योर करता है कि दैट ए पर्सन इज नॉट पनिशेबल फॉर अनफोर्सीन एंड अनइंटेंडेड हार्म एंड प्रोवाइडेड एक्ट लॉफुली एंड कॉशनली एक्सीडेंटली। दूसरे से सेक्शन 19 देखते हैं, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म। तो इसके अंदर जो सेक्शन 19 में कि नॉट कंसीडर क्रिमिनल ऑफेंस व्हेन द डन विदाउट अ क्रिमिनल इंटेंट इन गुड फेथ टू प्रिवेंट अवॉइड अ ग्रेटर हार्म। और इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक शिप कैप्टन है, he is in a situation where if he continues his current path he will definitely hit boat B with 20 to 30 people, if he changes course he may hit boat C with 2 people, if he in a good faith and without intent to harm alters course to avoid greater loss of a life, even if he hits a boat C he is not guilty provided the decision was reasonable under the circumstances। और एक इलस्ट्रेशन तो देखते हैं जो कि आपके बैल एक्ट में दिया हुआ है कि ड्यूरिंग ए लार्ज फायर ए पुल्स डाउन सम नियर बाय हाउसेज टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द फायर एंड सेव अदर प्रॉपर्टीज टू द लाइफ, if done in a good faith and the threat was real and immediate, A is not a criminal liable even if the demolished the houses suffer loss। कि जैसे कि आग लग गई है और बीच में कि अगर एक जो बिल्डिंग आ रही है या स्ट्रक्चर आ रहा है उसको अगर तोड़ने से आगे आग नहीं फैलेगी और लोगों ने उसको जो तोड़ दिया, तो फिर वहाँ पे अगर वो जो तोड़ा हुआ जो काम है कि उसको जो क्रिमिनल लाइबिलिटी में जनरल एक्सेप्शन उसको मिलता है, वो क्राइम नहीं होगा एज पर दिस सेक्शन। तो इसमें अगर और एग्जांपल अगर आप देखते हो कि ड्राइवर स्वीप्स सडनली टू अवॉइड हिटिंग द चाइल्ड एंड एंड अप डैमेजिंग ए पार्क्ड कार, in this case also if the act was done in good faith to save the life and without intention he is not guilty। एग्जांपल देखते हैं, if in a riot police officer break the lock of the shop to rescue the trapped people inside, this act may cause property damage but it is excused under section 19 due to the intervention to save life। तो अगर सेव लाइफ करने के लिए और ये बड़े हार्म को बड़ी जो हानि है उसको रुकाने के लिए अगर कोई छोटा हानि करते हैं या छोटा नुकसान करते हैं तो ऑफेंस नहीं है अंडर जनरल एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 19। यही है सेक्शन 19 बोलता है कि द एक्ट इज डन इन द क्रिमिनल इंटेंट, द पर्सन डज एक्ट इन ए गुड फेथ एंड डेंजर वाज नॉट इमिनेंट। तो उसी तरह से ये अगर नो प्रोटेक्शन मिलेगा इन सब चीज़ से, क्रिमिनल इंटेंट है, गुड फेथ नहीं है या डेंजर वाज नॉट इमिनेंट, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। तो सेक्शन 19 में हमने देखा कि सेविंग ग्रेटर हार्म है, अवॉइड लेजर हार्म है, ऑनेस्टी कॉशंसली और नो क्रिमिनल मोटिव होता है और वो वहाँ पे लॉ इन ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के प्रैक्टिकल तो अर्जेंट मोरल डिसीजन लिया जाता है तो उसको वो प्रोटेक्शन जनरल एक्सेप्शन देता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो सेक्शन 20 है, एक्ट डन बाय ए चाइल्ड अंडर द 7 years ऑफ एज। अगर कोई बच्चा है 7 साल के अंदर है, अगर वो कोई एक्ट करता है कि जैसे सेक्शन 20 इसमें आपको देता है, अर्लियर 82 में आईपीसी में हुआ करता था, ले डाउन द लीगल प्रिंसिपल दैट द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 years कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस। की 7 साल के नीचे वाला बच्चा कुछ भी अगर एक्ट करता है तो उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा। इसमें की एलिमेंट जो है कि एक्ट द चाइल्ड मस्ट बी एज अंडर 7 years का ये होना चाहिए। एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा। द एक्ट कमिटेड एनी अमाउंट टू क्राइम बट स्टिल will not be considered as offense in the eyes of the law. This is based on the principle dolly incapax, meaning the incapability of forming a criminal intent। तो डॉली इनकैपेक्स में वो आएगा क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि फॉर्मिंग क्रिमिनल इंटेंशन वो सोच ही नहीं सकता, इसलिए उसको वहाँ पे एक्सेप्शन मिलता है, जनरल एक्सेप्शन मिलता है। इसका लीगल प्रिंसिपल जो डॉली इनकैपेक्स का है क्रिमिनल लॉ, जैसे मेंस या गिल्टी माइंड जो है कि ऐसा माना जाता है 7 साल के नीचे के बच्चे भगवान का रूप होते हैं, देवता का रूप होते हैं, तो वो ऐसी कोई गलती नहीं हो सकती, उनके माइंड में मेंस होता ही नहीं है। तो इज ए नेसेसरी कंपोनेंट टू होल्ड समवन क्रिमिनल लाइबिलिटी। द लॉस assume the under the children under the 7 years lack sufficient mental maturity to understand right and wrong, so the nature and the consequences of their action is exception under general exception under this section, that is section 20। तो उसके बाद कि एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है कि चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट को लेकर देखते हुए अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, चाइल्ड वेलफेयर करेक्शन एंड द केयर। इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं, एक 6 साल का बच्चा है, ओल्ड टॉयज
takes his father's revolver and accidentally shoots someone while playing. So although this act could be treated as the causing death, the child is not guilty because he is under 7 years of age and lacks criminal intent. उसी तरह से example, a 5 years old girl picks up the item nearby shop and walks unknowingly without paying. So this technically theft, but she is not criminal liable because she is done under 7 years of age and did not understand the nature of the act. उसे जुडिशियल व्यू देखते हैं. कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट द नो इंक्वायरी और द ट्रायल कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द चाइल्ड बिलो द 7 years for any offense even if the act seriously the child is not be tried as a punished. तो उसी तरह प्रोटेक्शन इज एब्सोल्यूट अंडर दिस सेक्शन. अगर देखते हैं आप तो 7 to 8 12 में विद कंडीशन इवन द एक्ट इज वेरी सीरियस, द एक्ट डन और द चाइल्ड अंडर 7 cannot be punished. However, the authority और द पेरेंट जो है कि प्रोटेक्टिव करेक्शन जो स्टेप अंडर द चाइल्ड वेलफेयर लॉ में लेते हैं. तो इसको कंक्लूड अगर करें तो वेरी यंग चिल्ड्रन जो है नॉन टेल में की जो 7 year के उनको जो है कि क्राइम में ऑफेंस में उनको पनिशमेंट नहीं दी जाती. उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड इवन above 7 years and under 12 years of age of immature understanding. जैसे सेक्शन 21 भारतीय न्याय संहिता का बोलता है कि डील्स विद द पार्शियल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 7 and 12 years. इट प्रोवाइड करता है द कंडीशनल एक्सेप्शन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी की डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स मेच्योरिटी. जैसे अगर इसमें देखेंगे कि जो इलस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं कि 10 साल का बच्चा है जैसे थ्रोस अ स्टोन एन अदर चाइल्ड ड्यूरिंग ए क्वेरल causing a serious injury. If the court find that the boy did not understand the seriousness, he in his action he is not liable. However, if it proves that he know the and done the harm knowingly, it could cause the harm, so he may be held responsible. Example, 9-year-old है कि child has set fire to the neighbor's hut during a play. If the child did not understand the fire could destroy the property or endangered life, he is not guilty under section 21. उसी तरह से 11-year-old boy है after planning steals money from his school teacher drawer. It is provided that the understood the theft is wrong and could cause harm, that he will be held responsible, criminally responsible. जो जुडिशियल जो इसका व्यू देखते हैं कि हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है. द कोर्ट एम्फसाइज दैट द मेंटल कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी एवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड द एविडेंस की नॉट जस्ट एज. तो नॉट एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन इसमें सेक्शन 20 एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं, इम्यूनिटी नहीं मिलती जैसे कि 7 years के अंदर के बच्चे को मिलती है. सेक्शन 21 गिव्स द कंडीशन प्रोटेक्शन, द चाइल्ड में बी नॉट एक्सेप्टेड डिपेंडिंग ऑन देयर मेच्योरिटी. तो उसी तरह से सेक्शन 22 एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि अगर कोई पागल आदमी है अगर वो ये करता है कि उसने अगर कोई एक्ट की है जो किसको अपने माइंड पे और इस पे कंट्रोल नहीं है, तो इस सेक्शन जो 21 आपका जो बोलता है कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें बोलती है कि अर्लियर ये जो था जो सेक्शन 84 आईपीसी में आता था प्रोवाइड्स ए जनरल एक्सेप्शन टू ए क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स कमिटेड बाय ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम अनसाउंड माइंड एंड द सेक्शन इज बेस्ड ऑन द लीगल प्रिंसिपल दैट देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड मेंस हियर. तो इसमें जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है द पर्सन मस्ट बी अनसाउंड माइंड सच एज लूनेसी है या फिर मेंटल डिसऑर्डर है या इंसैनिटी है, पागल है, अनसाउंड माइंड है, may exist at the time, and due to this condition the person must be incapable of knowing the nature of the act, incapable of understanding that the act is a wrong or a lawful unlawful mean. तो इसमें जो लीगल बेसिस में तो बहुत बार ये 2 मार्क के लिए भी आता है व्हाट इज मैकनॉटिन रूल्स. तो मैकनॉटिन रूल्स में जो सेक्शन 22 इज बेस्ड ऑन मैकनॉटिन रूल्स लेट डाउन बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन 1843 which state that the person is not criminally responsible if was suffering from such an defect as a reason due to the disease of the mind and us not known the nature and quality of the act or that it was wrong. तो इसीलिए बोलते हैं कि पागल आदमी से आप दूर रहिए. बहुत बारी कि अगर उसने कोई एक्ट किया तो अगर कि वो ऑफेंस उसके उसमें नहीं होगा कि उसको पता नहीं हो क्या कर रहा है. Who is considered of unsound mind a person suffering from mental illness, psychosis, delusion, mental retardation, etc. Mere mental illness is not enough. The accused must be unable to understand his action at the time of the offense. Example देखते हैं, a person suffering from schizophrenia kills someone during a psychopathic episode believes that the person is denom. If it is provided that they did not understand the nature of the wrongful of his act due to unsoundness of mind, he is not criminally liable under section 22. Example और एक देखते हैं, B who has a long history of mental illness burns down his own house under the delusion that it is haunted और हार्मफुल. तो ये इसके अंदर जो है कि इफ इट इज प्रूव्ड दैट द एक्टेड अंडर द डिल्यूशन, उसको एक जो है कि वह हम आगे की कॉस्ट बाय मेंटल कंडीशन डिड नॉट अंडरस्टैंड द एक्ट तो इज एक्सेप्ट अंडर द पनिशमेंट. तो इसकी तरह से ये सेक्शन 22 जो है कि प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को अनसाउंड माइंड को हु कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड देयर एक्शन अंडर दिस लॉ एंड रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी एंड मेंटल इलनेस. स्टूडेंट बहुत सारे कंटेंट हम आपको देते जा रहे हैं
कि ये कंटेंट आप सुनते जाइए जिससे कि एग्जाम में आप इसको लिखने में आसानी हो। तो ये 200-300 जो कंटेंट आपको मिलती है उसमें से अगर आपको रिलीवेंट जो आपको समझ में आए, जो आपको याद आए, अगर वो 20-25 पॉइंट आप लिखते हो तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। दिस इज व्हाट द ट्रिक इज। तो सेक्शन 23 है एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट ड्यू टू द इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। इसको रेगुलर लेक्चर हम अच्छे से देखा है, रिवीजन लेक्चर है, फटाफट देख रहे हैं कि सेक्शन 23 जो है कि इसके जो की कंडीशंस फॉर एक्सेप्शन है कि द पर्सन मस्ट बी इंटॉक्सिकेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग, द इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी विदाउट his knowledge or against his will, and due to the intoxication the person must be incapable of understanding the nature of the act, and that is the wrong or the illegal act. If all the conditions are satisfied, the person cannot be held liable in these cases. इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे A is a party, someone secretly mixes strong drug in his drug and under the influence A assaults someone to believe he is being attacked, so A is not guilty if it's proven that the intoxication was against his will and was incapable of understanding his action. उसी तरह से A B's friends force him to drink the alcohol by threat. It is complex intoxicated state. B unknowingly damages the property. B can claim protection under section 23. The intoxication was not voluntary and he lacked the criminal intent. उसी तरह से लिमिटेशन इसका जो है प्रोटेक्शन डज नॉट अप्लाई इफ द पर्सन वॉलंटरी कंज्यूम करता है अल्कोहल या ड्रग, उसने खुद से पिया हुआ है, किसने उसको जबरदस्ती नहीं की है, गलती से मिलाई नहीं है, तो द एक्यूज्ड मस्ट प्रूव दैट द इंटॉक्सिकेशन वाज इनवॉलंटरी एंड द कोर्ट विल एग्जामिन वेदर द पर्सन वाज एक्चुअली इनकैपेबल ऑफ जजमेंट एट दैट टाइम। तो सेक्शन 23 है वो फेयरनेस एंड जस्ट डिफेंस को करता है, टू इंडिविजुअल की जनरल एक्सेप्शन देता है ऐसे इंडिविजुअल को अनविलिंगली टू बिकम इंटॉक्सिकेटेड एंड ड्यू टू दैट स्टेट commits an act without understanding its nature or consequences, and ensure करता है that the people are not punished for the act done without the intent, especially when they are not in a fault or the condition. However, a protection तो strictly limited है in case of involuntary intoxication does not extend to the self-induced drunkenness. उसी तरह वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या हो, किसी ने खुद से अगर वो ड्रग लिया है तो अल्कोहल लिया है, तो यहाँ पे जनरली क्या क्या प्रोविजन है वो हम देखने जा रहे हैं कि जनरली जो पहले प्रोविजन सेक्शन 86 आईपीसी में हुआ करता, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 24 में है कि एड्रेसेस द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड स्पेशली व्हेन द ऑफेंस रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन दैट इज मेंशन हियर। तो की एलिमेंट जो इसके कि द सेक्शन अप्लाइज टू द ऑफेंसेस रिक्वायर्ड स्पेसिफिक नॉलेज और इंटेंट इफ द एक्यूज्ड वाज इंटॉक्सिकेटेड वॉलंटरी, द लॉ प्रिज्यूम्स दैट ही हैड अ रिक्वायर्ड नॉलेज और द इंटेंट. If the intoxication was involuntary without the knowledge or intent, there must be a claim exemption under section 23. तो इसके जो एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि वॉलंटरी ड्रिंक करता है, अल्कोहल पीता है वॉलंटरीली, एंड if it intoxication has stabs B with the knife, later A claimed that he was too drunk to understand this action. Under section 24, A treated as he has a full knowledge and he cannot escape the liability. तो जनरल एक्सेप्शन यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा. उसी तरह से B, a state of drunkenness at a party sets a fire at the house thinking it is abandoned, कि उसको लगता है कि अबेंडेंड है, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, और ये दारू पीने के बाद उसने जो है कि उसको आग लगा दी, तो इट टर्न्स आउट टू बी ऑक्युपाइड. बी इज लाइबल अंडर क्रिमिनल लॉ बिकॉज द इंटॉक्सिकेशन कंडीशन वाज सेल्फ इंड्यूस्ड, और उसने पिया हुआ है इसलिए. उसमें एक्सेप्शन है इफ द इंटॉक्सिकेशन वाज नॉट वॉलंटरली एडमिनिस्ट्रेड विदाउट द नॉलेज, जैसे सेक्शन 23 में हमने देखा है, तो फिर उसको एक्सेप्शन में यहाँ पे नहीं मिलेगा. तो 24 जो है एंश्योर करता है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन डिड नॉट प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी स्पेशली इन द ऑफेंस रिक्वायर्ड इंटेंट और नॉलेज. इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, डिस्करेज करता है रेकलेस बिहेवियर को. अंडर द इन्फ्लुएंस अपहोल्ड द जस्टिस बाय ट्रीटिंग इंटॉक्सिकेशन इंडिविजुअल्स as if they were sober under the intoxication was involuntary. Thus, a law maintains the strict sense voluntary drunkenness of the legal of defense. जैसे lawful harm है with the consent. जैसे कंसेंट से अगर कोई लॉफुल हार्म करता है, इसका अगर की एलिमेंट हम देखते हैं कि कंडीशंस में द एक्ट मस्ट बी इंटेंडेड टू कॉज द डेथ और द ग्रीवियस हर्ट. The person doing the act must know that the likely to cause death or grievous hurt, and the person harmed must be above 18 years of age. The person must give the voluntary consent and express impliedly consent of the harm of the risk. तो इसका पर्पस हम देखते हैं कि ये पर्पस जो है कि लॉफुली इंक्रिएशनल एक्टिविटीज है, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, गेम्स हो गए, म्यूचुअल कंसेंट जहाँ पे आप देते हो कि हम लोग जो है कि बॉक्सिंग करेंगे और आपको अगर चोट आ गई तो फिर आप जो है कि वहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं होगा. जैसे A and B agrees to fence with each other for fun. That this means both implied consented at any harm that may occur without a foreplay that A hurt Z during their fencing. तो A commits no offense because Z has consented to the risk. तो यहाँ पे जब कंसेंट देते हैं कोई चीज़ के लिए, चाहे कोई गेम खेलने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो टू एडल्ट फ्रेंड, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि बॉक्सिंग मैच है, ड्यूरिंग द मैच वन गेट इंजर्ड, द कंसेंटेड इज एट द रिस्क बट द नो इंटेंशन कॉज सीरियस इंजुरी, द एक्ट इज नॉट पनिशेबल. उसी तरह पर्सन एग्रीज टू गेट ए टैटू, अगर कोई टैटू बनाने के लिए बोलता है कि हाँ मुझे टैटू बना दो, नोइंग इट को कॉज अ पेन और माइनर इंजुरी, तो वो बोल नहीं सकती कि मुझे पेन हो गया, या कोई बोल नहीं सकता मुझे पेन हो गया इसलिए इसको ऑफेंस इसने किया, मुझे हर्ट किया. तो सिंस दिस एक्ट वाज डन विद द कंसेंट एंड देयर वाज नो इंटेंशन और लाइक्लीहुड टू कॉज डेथ, द ग्रीवियस हर्ट, द टैटू
RT is not liable in this cases. के limitation है, the person must be above 18 years and the consent must be valid, free and informed, and the act must be involve intention or knowledge of the cause, death or grievous hurt, and the foul play or the coercion of the fraud invalidated the protection. तो ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंसेंट के लिए. तो इसको कंक्लूड करें तो सेक्शन 25 रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट इज वैलिड, कि वैलिड डिफेंस है कि फिजिकल रिस्क अगर वो होता है तो उस सब चीज़ों में आती है. तो उससे सेक्शन 26 जो है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन विद द कंसेंट एंड द बर्थ. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जो है सर्जन है नोज दैट द ऑपरेशन में कॉज Z, but the surgery is necessary to relieve Z from the painful disease. Z gives a consent and A performs the surgery in good faith, intending that the judge benefit A is not guilty as he did not intend to cause death and they acted with the consent for the judge benefit. Example अगर देखते हैं, person allows a doctor to manipulate his infected leg to stop the spread of the disease. The doctor knows that there is a risk of the death but proceed in the good faith. The act is not an offense as it was done with the consent and for the patient's the benefit. Example 2 अगर देखते हैं कि agrees to undergo a risky but a life-saving surgery after being informed of all possible outcome. The surgery fails and he dies. The doctor is not liable since there was no intent to kill and the act was done in good faith. तो उसी तरह से इसके लिमिटेशन भी द इंटेंशन टू द कॉज डेथ मस्ट बी एब्सेंट, द कंसेंट मस्ट बी जेन्युइन एंड इन्फॉर्म्ड, द एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ एंड वेरी मस्ट बी ऑफ पर्सन. हम फटाफट इसलिए कर रहे हैं कि फटाफट रिवीजन लेक्चर है जिससे फटाफट कंप्लीट हो जाए. वुड इफेक्ट एक्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. तो अगर ये कोई अगर करता है, जैसे एग्जांपल अगर इसका हम देखते हैं कि मेंटली चैलेंज एडल्ट है, इंजर्ड हो गया, तो गार्डियन कंसर्न्स टू ए पेनफुल but a necessary medical procedure. So if the doctor performs the good faith with the proper consent, he is not criminally liable under section 27. और एग्जांपल देखते हैं कि मदर है agrees to vaccinate a 5-year-old child, तो child falls sick due to the rare side effect. The doctor is protected under this section as the act was done with the guardian's consent and for the child's benefit. तो when protection इसमें कब नहीं मिलेगा? If the act is involves intentionally causing death, if the harm is done without a medical justification, if the action is done recklessly with the regard to the consequences, and there is a no valid consent from a legal guardian. से legal guardian में इसमें medical legal में जरूर हो जाता है. Section 29 offense exclusion of offense independent to harm cost. तो एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि woman consents to undergo abortion for a personal reason and the doctor performs it without a life threatening condition, unless it was done under a legal expression like saving life, the act still is an offense regardless of the consent. उसी तरह से 30 में रख देते हैं एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट विदाउट अ कंसेंट. इसका भी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इसमें अपने को पता चलता है जेड जैसे कि अनकॉन्शियस आफ्टर फॉलिंग ऑफ ए हॉर्स ए सर्जन परफॉर्म्स ए लाइफ सेविंग ऑपरेशन विदाउट कंसेंट. तो नो ऑफेंस द एक्ट वाज डन इन द गुड फेथ एंड बेनिफिट. ये जो है प्रॉब्लम में इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. जेड इज बीइंग कैरिड अवे बाय ए टाइगर. ए शोज द टाइगर नोइंग द बुलेट मे हिट जेड but with the intent to save Z, the bullet hits and kills Z. The no offense since the act was done to prevent greater harm. This is a child and needs immediate surgery. After the accident, the surgery performs it without waiting for the guardian. No offense that the delay could have been fatal. उसी तरह से it drops a child from a burning house, knowing the risk, but to save the child even if the child dies. The A is not guilty due to the good act here in these cases. उसी तरह 31 देखते हैं कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. तो एग्जैक्ट जो एसेंशियल है कि द कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड इन गुड फेथ. It must be made for the benefit of the person, and the person making the statement may know that the communication is likely to cause harm, but if the intention is to benefit, there is no offense. तो ये जो है कि इसका जो जनरल जो एक्सेप्शन में ये चीज़ें आ सकती है. जैसे इलस्ट्रेशन अगर देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं. अ पर्सन इन्फॉर्म्स दैट टर्मिनली इल पेशेंट इन ए गुड फेथ दैट द पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव. द पेशेंट इज शॉक्ड एंड डाइज. The surgeon is not guilty because the communication was made in honestly and it was made for the patient benefit and there was no bad intention. इसका एग्जांपल अगर देखते हैं, डॉक्टर tells a patient that they are suffering from a serious illness and need immediate surgery. The patient becomes depressed and suffers a mental trauma. The doctor is not liable because the communication was honestly necessary intended to help. उसी तरह से एग्जाम्पल अगर देखते हैं, स्कूल टीचर की है कि इन्फॉर्म करता है पेरेंट ऑफ द चाइल्ड दैट अबाउट द चाइल्ड्स इन्वॉल्वमेंट इन द थेफ्ट एट द स्कूल. द चाइल्ड फील्स ह्यूमिलेटेड and reacts emotionally. The teacher is not guilty thus the statement was made in truthful and for the child's moral guidance and correction. तो इसके जो लिमिटेशन देखते हैं कि if the communication is made with the malicious intent, negligence or recklessness, the protection does not apply. The benefit must be real and reasonable, not pretext to the abuse or the insult. इसको अगर कंक्लूड करें सेक्शन 31 को, तो ये truthful and necessary communication intend to benefit another even if the unintentional causes shock, emotional harm or distress. A law should not punish
honestly when it was used responsible and in good faith. The exception ensures that the people like doctor, mentors, and caretakers can perform their duties without a fear, provided they act with integrity and care. उसी तरह से सेक्शन 32 द एक्ट कमिटेड अंडर द थ्रेट ऑफ डेथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक प्रॉब्लम में आ सकता है। इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं, a person is forcibly taken to by a dacoit and threatened with the instant death unless he breaks open a house door with the tools, the help and rob it. So he is not guilty as he acted under the compulsion of the death and did not voluntarily put himself in that situation. तो एक जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है इसके अंदर इसको वो एक्सेप्शन मिल जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल और एक देखते हैं, ए गैंग ऑफ क्रिमिनल है कैप्चर करते हैं एक आदमी को, थ्रेटन्स दैट शूट हिम इमीडिएटली अनलेस ही ड्राइव देम टू द लोकेशन. If a man reasonably believes he would be killed instantly, he is not punishable under section 32 जनरल एक्सेप्शन में, डिफेंस में ये आता है. When protection does not apply, जैसे एग्जांपल देते हैं, person who voluntarily joins the dacoit gang and unlawfully group knowing there is a criminal intention cannot later claim that the protection that under this section just because he was forced to commit an act with the complaint. तो उसी तरह से ये चीजें इसके अंदर आती है. 32 33 अब देखते हैं, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, जो छोटा छोटा हार्म होता है उसके लिए, जैसे जिसको बोलते हैं टू ट्राइवल टू बी ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, वेरी माइनर ऑफेंस अगर कोई है तो इसमें की एलिमेंट जो है कि द एक्ट मस्ट कॉज हार्म एंड इट टू कॉज हार्म और इट मे बी लाइकली टू कॉज हार्म बट इट इज हार्म सो माइनर और ट्राइवल दैट इट नॉट ट्रीटेड एज एन ऑफेंस. इसमें जैसे द हार्म मस्ट बी सच अ रीजनेबल पर्सन ऑर्डिनरी सेंस एंड कंट्रोल वुड नॉट कंप्लेन अबाउट इट. इसका पर्पस जो है कि अवॉइड पनिशमेंट फॉर द माइनर और द प्रीटी केसेस. एग्जांपल देखते हैं, ए एक्सीडेंट बम्प्स इनटू बी व्हाइल वॉकिंग थ्रू अ क्राउडेड स्ट्रीट एंड बी सफर्स टू इंजरी एक्सेप्ट अ माइनर इरिटेशन, कि कोई आया है उसने किसी को धक्का दे दिया अपने दोस्त को, देयर इज नो ऑफेंस एज सेक्शन 33 कि हार्म जो है वे टू स्लाइड. उसी तरह से अ चाइल्ड प्लेफुली थ्रो करता है स्मॉल रबर बॉल दैट जेंटली हिट समवन बैक without causing any pain or injury, though there is a technically harm, it is too minor and it is a reasonable person would complain. उसी तरह से फ्रेंडली जोकिंग कॉल्स अनदर फ्रेंड बाय सिली निकनेम ड्यूरिंग द कैजुअल कन्वर्सेशन, they willfully annoying them, such an act even if slightly unpleasant but does not amount to an offense. तो उसी तरह से देखते हैं कंक्लूड सेक्शन 33 कॉमन सेंस में जो कि छोटे छोटे क्राइम है उसको वो जनरल एक्सेप्शन मिलते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी. तो ये फुल लेंथ के लिए भी और ये जो है कि शॉर्ट नोट के लिए भी और प्रॉब्लम में भी या 2 मार्क्स के लिए भी आने के संबंध इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये जो जनरल एक्सेप्शन पूरा इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे, हम कंटेंट वही कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके जो सिलेबस में है मुंबई यूनिवर्सिटी 75-25 पैटर्न के जो आपसे एक्सपेक्टेड है, हम कोई भी चीज़ें जो है कि इरिलीवेंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज देयर इन लॉ, व्हाट इज देयर इन ए कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, लीगल कंटेंट. तो हम कर रहे हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 34 और से 44 में है. तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है कि ये इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का दैट अलाउज अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अदर्स एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम ए अनलॉफुल aggression. They say it is based on the idea that the self-preservation is a natural instinct and no law can accept a person to remain passive when facing a danger. जैसे भारतीय न्याय संहिता जो है incorporate and refines the right. This section 34 to 44 maintain the same spirit of the Indian Penal Code, that these provisions offer clarity on how, whom and what extent the right can be exercised. This section 34 a thing done in private defense. This section lay down the blanket rule, nothing is often which is done in the exercise of the right of private defense. This means any action taken in a genuine self-defense is not punishable. However, there is a subject to reasonable limit set for the following section. Section 35 जैसे बोलता है right of private defense of the body and property. This section recognize करता है 2 broad right को. This right defined for the body including one's own right and others against. कोई assault कर रहा है या मर्डर करने की कोशिश कर रहा है या कोई मर्डर कर रहा है या रेप करने की कोशिश हो रही है, रेप उसके सामने हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट कोई कर रहा है, कोई दंगा कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, अदर बॉडी इफेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे जो है कि उसको डिफेंड है कि वो दूसरे की बॉडी को डिफेंड करे या अपनी खुद को बॉडी को ऐसे हालात में वो बचाए. तो राइट टू प्रॉपर्टी में जैसे है कि कोई थेफ्ट हो रही है, रॉबरी हो रही है, मिसचिफ हो रही है, क्रिमिनल ट्रेसपास हो रही है, अदर आइटम हो रही है, तो वो फोर्स जहाँ पे ये यूज करेगा तो राइट टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड राइट टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, तो ये जो है इसके अंदर डिफेंस जनरल एक्सेप्शन में वो आता है. तो सेक्शन 36 बोलता है राइट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इंटॉक्सिकेटेड एटसेट्रा. इवन इफ द अटैकर इज नॉट जनरली लीगली पनिशेबल, जैसे चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड है या इंटॉक्सिकेशन, तो यहाँ पे आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी या द राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेल्फ डिफेंस में आएगा कि नहीं. द विक्टिम हैज द सेम राइट टू डिफेंड as they would if they would be committed by a normal person. तो इसमें अगर एग्जांपल देखते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, अटैक करता है विद नाइफ, यू कैन डिफेंड योरसेल्फ इफ द पर्सन वेयर इनसेन. तो आपको अपने आप को डिफेंड करने की, अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने की पूरी राइट देता है ये सेक्शन 36. उससे समवन मिस्टेक इज
यू एस इंट्रूडर अटैक्स यू कैन स्टिल डिफेंड योर सेल्फ। उसी तरह से सेक्शन 37 देखते हैं, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज अ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। द सेक्शन जो करता है रेस्ट्रिक्ट करता है राइट इन सर्टेन सिचुएशन। जैसे नो, आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट कब नहीं मिलेगा कि अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट हु इज डूइंग इन ए गुड फेथ। जैसे कोई पुलिस अगर अरेस्ट करने आया तो आप ये बोल नहीं सकते कि सेल्फ डिफेंस में मैंने उसको मार दिया, या फिर इवन इफ द एक्ट बियॉन्ड द लीगल अथॉरिटी और अगेंस्ट द पीपल एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट एंड व्हेन द लीगल हेल्प इज अवेलेबल यू कैन कॉल द पुलिस। harm must be proportionate to the threat। example explanation इसका देखते हैं, you must know or have a reason to know that the person is a public servant। if the person claims authority they may show the valid document when recommended। इसमें अगर देखते हैं 38 में, when the right to defense of the body extend to causing a death, कि कब आपको इतना राइट मिल जाता है कि अगर आपने किसी को अपने आप को बचाने के लिए किसी की अगर डेथ भी कर दी तो आपको जो सेक्शन 38 में आपको एक्सेप्शन मिलता है, जनरल एक्सेप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे सजा नहीं होगी कि असॉल्ट कॉज आफ्टर फियर ऑफ डेथ, कि आपको ऐसा है कि आदमी आपको मार सकता है, आपकी जान जा सकती है अगर आपने उसमें और उस लड़ाई में आपने उसको किल कर दिया, या असॉल्ट कॉजिंग अ फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट, या असॉल्ट विद द इंटेंट टू कमिट अ रेप, या असॉल्ट विद द इंटेंट टू ग्रेटिफाई द अननेचुरल लस्ट, या असॉल्ट विद द इंटेंट टू किडनैप ऑब्जेक्ट, या असॉल्ट विद द इंटेंट टू रॉन्गफुल कन्फाइन अंडर रिस्क, या थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रोइंग द एसिड अटैक। तो ये एसिड वाला एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है। तो डेडली फोर्स इज जस्टिफाइड विद द थ्रेट टू सीवर ऑन द अर्जेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हेन द राइट टू डिफेंस ऑफ अ बॉडी एक्सटेंड टू द कॉज डेथ, तो ये सारे जो एक्सेप्शंस है ये आप लिख सकते हैं। तो डेथ है, ग्रीवियस हर्ट है, कमिट रेप है, अगर कोई कर रहा है ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट, किडनैप करने की कोशिश कर रही है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो रही है, थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एन एसिड हो रही है, तो ऐसे केसेस में अगर किसी को आपने मार दिया तो फिर जो है कि आपको जो राइट टू डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ तक आपको मिलेगी। उसी तरह सेक्शन 39 है, व्हेन द राइट एक्सटेंड टू द कॉजिंग हार्म अदर देन डेथ, if the assault done not fall under section 38 type, then the defender can use reasonable force to cause any harm except the death। The example is that if someone slaps you or tries to snatch your bag, you can hit back or push them away, but you cannot kill them। सेक्शन 40 जैसे है कि commencement and continuation of right to defense of the body, the right to defend the brings the even there is a reasonable apprehension or danger, even if the offense has not yet been committed, it continues as a long danger continues। This prevents the people from waiting until they are actually harmed before taking the protective action। सेक्शन 41 जैसे आप देखते हैं, राइट टू डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ, जो रॉबरी हो गया, हाउस ब्रेकिंग केस हो गया, मिसचीफ और फायर एक्सप्लोसिव हो गया, थेफ्ट, मिसचीफ, ट्रेसपास, रीजनेबल कॉजिंग द डेथ, ग्रीवियस हर्ट। दिस इज बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ द थ्रेट टू द लाइफ एंड एसेंशियल प्रॉपर्टी एंड दिस सर्कमस्टेंसेस में कि सेक्शन 41 राइट टू डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ वो देता है। जैसे हमने पहले देखा कि राइट टू डिफेंस जो है कि आप किलिंग समवन टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, उसी तरह राइट टू डिफेंस द प्रॉपर्टी, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सटेंड टू कॉजिंग द डेथ में अगर रॉबरी हो रही है, हाउस ब्रेकिंग है, नाइट हो रही, मिसचीफ बाय फायर एक्सप्लोसिव है, या मिसचीफ है, ट्रेसपास है, रीजनेबल कॉज ऑफ फियर ऑफ डेथ है, तो ऐसे केसेस में जो है कि राइट ऑफ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ तक आपको मिलती है। उसे सेक्शन 42 है, व्हेन द डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू द कॉजिंग हार्म अदर देन द डेथ, जैसे प्रीटी थेफ्ट है, ऑर्डिनरी ट्रेसपास है, माइनर मिसचीफ है, यू कैन रीजनेबली फोर्स बट नॉट एक्सटेंड द किलिंग और रॉन्ग डूइंग। यहाँ पे अगर कि एकदम प्रीटी थेफ्ट है या फिर एकदम वो कंट्रोल में आने वाली चीज़ है, यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे डिफेंस है इसलिए मैं इसको मार डालूंगा, तो आप इसको नहीं कर सकते हो, बिकॉज सेक्शन 42 बोलता है व्हेन डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग हार्म अदर देन द डेथ, या द कमेंसमेंट एंड द कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। ये कमेंसमेंट कब से होगा, कब से आपसे राइट मिलना चालू होता है, उसके बारे में ये बोलता है कि दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स व्हेन द राइट बिगिंस एंड द एंड्स डिपेंडिंग ऑन द अपन जैसे थेफ्ट है, स्टार्ट विद द डेंजर बिगिंस एंड एंड बाय द प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड और बाय द पब्लिक हेल्प इज रिसीवेबल। हम ये लेक्चर में देख रहे हैं कि रॉबरी एंड्स व्हेन द फियर डेथ हर्ट और रिस्ट्रेंट एंड्स, ट्रेसपास मिसचीफ कंटिन्यूस as long as the act is in progress, हाउस ब्रेकिंग एंड नेट कंटिन्यूस अंडर द लॉफुल प्रेजेंस एंड्स। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करता है सेक्शन 43 ये कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस की ये शुरुआत और इसका कंटिन्यूस राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब तक होगा और कब शुरुआत होगा, कब एंड हो सकता है। उसी तरह सेक्शन 44 राइट टू डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असॉल्ट वेयर द इनोसेंट पर्सन मे बी हार्म्ड इफ द अंडर जैसे कि डेडली अटैक है एंड दे only way to protect yourself risk harming the innocent person, you are still protected। इसमें देखिए you are attacked by a mob and must shoot in the self defense, the challenge are mixed in the crowd if no accidentally harmed, you are not guilty if your intention was to save your life। तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स के मेंस रिया इज रिक्वायर्ड कि नॉट रिक्वायर्ड इन क्रिमिनल इंटेंशन दिस जस्टिफाइड डिफेंस एंड नो एक्सक्यूज। तो इस तरह से हमने ये बॉडी जो डिफरेंस बिटवीन राइट जो आपका प्राइवेट डिफेंस है बॉडी और प्रॉपर्टी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा। तो जो बॉडी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हमने प्रोविजन देखे हैं कि प्रोटेक्शन इसमें जो राइट टू सेल्फ डिफेंस फॉर द बॉडी जो है कि असॉल्ट केस में, मर्डर केस में, रेप केस में मिलती है,
और राइट टू कॉज डेथ तो सेक्शन 38 में जैसे दिया हुआ है, उसको कंटिन्यूएशन का as long as the threat to the life continues, उससे तो प्रॉपर्टी में कि थेफ्ट है, रॉबरी है, मिसचीफ है, डकैती है, तो ये ग्रेव केसेस में 41 में अगर किसी का आप प्रॉपर्टी बचाने में किसी डेथ भी करते हो तो आपको जनरल एक्सेप्शन मिलती है। और इसका जो कंटिन्यूस है, कब तक ये राइट आपको मिलती है कि अंटर प्रॉपर्टी सेफर और थ्रेट इज रिमूव्ड। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो जनरल एक्सेप्शन है वो फटाफट हमने देखने की कोशिश की है। टोटल 44 मिनट्स में हमने अराउंड 44 सेक्शंस देखे हैं फटाफट। तो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर 2 मार्क्स के लिए, शॉर्ट नोट के लिए, फुल लेंथ के लिए क्वेश्चन आते ही, तो आप इसको अच्छे से करिएगा कि बैलेंस लीगल प्रोड्यूसर के एम्पावर करता है इंडिविजुअल को देमसेल्फ अदर प्रॉपर्टी, हाउएवर द राइट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद कॉशन, प्रोपोर्शनलिटी एंड ओनली as long as the threat exists। इट प्रोवाइड्स जो करता है इंपॉर्टेंट बैलेंस करता है सेल्फ डिफेंस को और विगनेंस को। उसी तरह से हम अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट करते हैं अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कि जो ऑफेंस है रिलेटेड टू वुमेन, चिल्ड्रन और उस तरह की चीज़ों में। देखते हैं जो बीएनएस का 2.2 आपका जो टॉपिक है मुंबई यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस का, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, सेक्शन 45 to 62 जो है कि ये जो चैप्टर 4 है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो इसमें जो सेक्शंस है ये 45 to आप देखते हैं 60 तक, जो कि पहला टॉपिक आपका है अबेटमेंट के ऊपर। और उसके बाद जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो सेक्शन 61 में है और 62 में पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम इसको पूरा सिलेबस समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम भी इसी पैटर्न में होता है, तो आपको समझने में आसान होती है, लिखने में आसान होती है। हम रिवीजन लेक्चर कर रहे हैं, क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं, बहुत लेंथी ये है, तो इसको कम से कम समय में करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको सुनते रहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपके ध्यान में रहे, और इसका 10% पॉइंट भी आपके ध्यान में अगर रहेगा तो आपको एग्जाम अच्छे से जा सकता है। तो इन ए क्रिमिनल लॉ जैसे पता है, इट इज नॉट ओनली द पर्सन हु डायरेक्टली कमिट्स अ क्राइम हु इज पनिशेबल, द लॉ आल्सो पनिशेस दोस हु हेल्प, प्रोवोक करता है, प्लान करता है, सपोर्ट करता है इन द क्राइम इन द वे, दिस इज नोन एज अबेटमेंट। तो ये इसको हम अभी आगे डिटेल में और भी देखेंगे। तो इमेजिन करिए जैसे कि पर्सन है हु डज नॉट किल समवन बट एनकरेज अनदर पर्सन टू डू सो और गिव्स देम the weapon. The person is not guilty and should not escape the legal responsibility. This is the way the law recognizes abatement and punishment abettors. तो अंडर द भारतीय न्याय संहिता अगर हम देखते हैं तो कॉन्सेप्ट अबेटमेंट इज कवर्ड अंडर चैप्टर 4 जो हम कर रहे हैं, सेक्शन 45 to 60, एंड जनरल लाइबिलिटी ऑफ द अबेटर इज एक्सप्लेन थ्रू द सेक्शन 45 to 54। तो सबसे पहले 45 करते हैं, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग। जैसे सेक्शन 45 जो है कि इज अ फाउंडेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ अबेटमेंट का। इट डिफाइंस व्हेन द पर्सन इज सेड टू बी अबेट the doing of the act that are there are 3 forms of the abatement अगर देखते हैं, abatement by instigation, abatement by conspiracy और act of omission and abatement by intentional aid देकर। तो इसको क्या है ये डिटेल में हम देखते हैं कि abatement कितने फॉर्म्स के होते हैं, 3 टाइप्स जैसे इसका बताया गया है। जैसे instigation से, तो when a person provokes, encourages और urges someone to commit a crime, it is called a instigation, that the abatement by instigation कि किसी को प्रोवोक कर रहा है, encourage कर रहा है, अर्ज कर रहा है। जैसे A tells B that you should take a revenge and kill X. If B kills X based on this, A is guilty of abatement by instigation. The instigation may be through words, gesture, written message or even the silence if it amounts to the approval. उसी तरह से conspiracy और act of omission है कि person is a part of criminal plan with other, the some act or the omission is done to carry out that plan, it becomes a abatement. तो कोई conspire करके act और omission करते A और B and C प्लान करते टू रॉब अ बैंक एंड सी अरेंजेस द weapon. Even if the robbery does not happen yet, arranging the weapons is an act done with under the conspiracy. All are guilty of the abatement. Here in the act done by the conspiracy or act or omission. उसी तरह से intentional aid है कि helping someone to commit a crime knowingly and intentionally is also abatement. जैसे aid can be physical help or like giving tools or weapons, या financial help giving money of crime और mental help giving advice or directions. Example इसका देखते हैं, A provide a duplicate key to B to help him rob a house. The A is guilty of abatement by aid. इसका explanation देखते हैं, the clauses in section 45 if someone misleads or hides a information that causes the person to commit an offense, that also counts under instigation. It जो करता है कि if someone helps before, during or offense even by silent support, it is called as intentional aiding. तो इस तरह से ये 3 टाइप ऑफ जो है कि अबेटमेंट होते हैं, अबेटमेंट ऑफ ए थिंग 3 टाइप्स। एक इंस्टिगेशन से, दूसरा कॉन्स्पिरेसी और एक्ट और ओमिशन से, तीसरा इंटेंशनल एड, किसी को हेल्प करके विपुंस देकर या फिर मनी देकर या एडवाइस और डायरेक्शन देकर, उसको दिमाग देकर, तो ये जो है अबेटमेंट में आता है। तो हु इज अ अबेटर?
अबेटमेंट हमने देख लिया, अबेटमेंट कौन होता है, सेक्शन 46 इसको डिफाइन करता है कि हु इज अबेटर, द पर्सन हु अबेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और अबेट द एन एक्ट दैट वुड बी एन ऑफेंस इफ डन बाय समवन कैपेबल ऑफ कमिटिंग इट, इज एन अबेटर। इसका जो की हाइलाइट्स अगर हम देखते हैं कि इवन इफ द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड द अबेटर कैन स्टिल बी पनिश्ड इफ द पर्सन अबेटेड इज अ चाइल्ड, इंसेन या not a criminal liability, the abater is still guilty even the abatement of the abatement is a crime। एग्जाम्पल देखते हैं, ए इंस्टिगेट करता है, किसी को चढ़ाता है चाइल्ड बिलो 7 years टू कमिट अ थेफ्ट, द चाइल्ड इज नॉट पनिशेबल बट ए इज फुल्ली गिल्टी अंडर दिस केस। तो जनरल एक्सेप्शन में जिसको एक्सेप्शन नहीं है या कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई अगर उसका गार्डियन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ऐसे केसेस में वहाँ पे वो लाइबिलिटी आएगी, इन दैट केस ही विल बी अबेटेड। तो अबेटर कौन है कि ही इज अ पर्सन हु अबेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस और अबेट्स एन एक्ट दैट वुड बी एन ऑफेंस इफ डन बाय द समवन कैपेबल ऑफ कमिटिंग इट, इज कॉल्ड एज एन अबेटर। तरह से सेक्शन 47 48 देखते हैं तो टेरिटोरियल एप्लीकेशन है कि दिस सेक्शंस में मेक द लॉ ऑफ द अबेटमेंट एप्लीकेबल इवन बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर इन टू डायरेक्शन। जैसे कि अगर वो बाहर भी है, जैसे 47 अबेटमेंट ऑफ द इंडिया इफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, कि इफ ए पर्सन इज सिटिंग इन इंडिया अबेट्स द क्राइम committed outside India and that act would be an offense in India, he would be punished। like example देखते हैं, A from India sends a money and a plan to B in Nepal to commit a fraud, A is guilty under Indian law। उसी तरह से अगर सेक्शन 48 देखते हैं, abandonment outside India और offense in India, if a person outside India abets a crime committed inside India they can be punished under Indian law। the example देखते हैं, A sitting in the USA tells B that India is a bomb a railway station, the B commits a act, A is punishable under section 48। उसी तरह से punishment where no specific punishment exists, the if a abetter helps in the commitment of offense, the offense is actually committed and not specific punishment is given for the abatement and the abetter is punished like the actual offender। example देखते हैं, instigates B to give a false evidence and B does it and if no separate punishment for abatement exists, A gets the same punishment as B। तो section 49 punishment where no specific punishment exists। 50 to 53 the different outcome and the liability के हिसाब से सिचुएशन where actually it happens, तो वहाँ पे वो ऑफेंस को वो पनिश करता है। अगर इसको हम देखते हैं कि जैसे डिफरेंट इफेक्ट जो होता है इसका, ये एबेटर प्रेजेंट ऑन द क्राइम सीन होता है कि देखिए इफ द एबेटर इज फिजिकली प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ द ऑफेंस व्हेन इट इज कमिटेड, ही इज ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफेंडर। एग्जांपल अगर देखते हैं, ए इंस्टिगेट बी टू रॉब अ बैंक एंड आल्सो स्टैंड आउटसाइड टू कीप अ वॉच, ए इज ट्रीटेड एज ही कमिटेड द रॉबरी हिमसेल्फ। एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसका फॉर BNS और रियल लाइफ में जो दिया हुआ है कि ए गिव्स अ मनी टू बी टू कमिट अर्सन, क्योंकि जो है कि आप आतंक मचाइए, वॉचेस फ्रॉम द डिस्टेंस और दूर से वो देखता है, द बिल्डिंग बर्न्स डाउन, ए इज लायबल अंडर सेक्शन 45 49 एंड जो 54। हियर ए मिसलीड्स पुलिस ऑफिसर अबाउट द सस्पेक्ट लीडिंग अ रॉन्गफुल अरेस्ट, ए इज ए गिल्टी अंडर सेक्शन 45 कि उसने जो है कि अबेटमेंट की रॉन्ग उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया, कॉन्स्पायर करता है किल करने को किसी पर्सन को, द पर्सन डाइज even if he did not stick a single blow, he is liable under section 45 and 52 under the abatement। तो उसी तरह से अगर आप देखते हैं कि एक केहर सिंह वर्सेस स्टेट, ये जो केस है इंदिरा गांधी का असैसिनेशन का, कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द केहर सिंह दो ही डिड नॉट पुल द ट्रिगर, उसने ट्रिगर नहीं दबाया, बस वॉज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ही रोल इज इन्फ्लुएंस्ड एंड सपोर्टेड द किलिंग मेड हिम इक्वली लाइबल। जो केस है लैंडमार्क है, शोइंग हाउ इंस्टिगेशन एंड कॉन्स्पिरेटर्स बिहाइंड द सीन कैन बी पनिश्ड जस्ट लाइक द एक्चुअल ऑफेंडर। तो इसमें अगर 45 to 54 अगर आप देखते हैं, जो सारा जो चीज़ें दी हुई है इसमें सारा चीज़ें ये अबेटमेंट की ये कवर करता है। कंक्लूड अगर करें तो अबेटमेंट है, इट पनिश्ड बिहाइंड द सीन क्राइम, इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम एस्केपिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय नॉट डायरेक्टली कमिटिंग द एक्ट, इंश्योर करता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मास्टरमाइंड, इंस्टिगेटर एंड एक्चुअल ऑर्डर, हेल्प करता है कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइज क्राइम एंड ग्रुप क्राइम एंड साइबर क्राइम, टेररिज्म, राइट को। तो भारतीय न्याय संहिता में स्ट्रेंथन ने क्लासिक क्लेरिफाइड किया, अबेटमेंट इज नॉट इग्नोर्ड एंड इनकरेज करता है क्राइम को। यूर कि इस तरह के अगर कोई इनकरेज करता है वर्ड से, प्लान से, हेल्प से, साइलेंट सपोर्ट से, तो इक्वली इसको लायबल ठहराती है ये जो अबेटमेंट का ये जो चैप्टर है। तो उसी को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन जिसके अंदर कि पनिश कि द नीड ऑफ द पनिशमेंट, और इसके अंदर पनिशमेंट क्या क्या है अबेटमेंट के लिए, वो सारे प्रोविजन इसके अंदर दिए हुए। जैसे 55 अबेटमेंट ऑफ पनिश विद द डेथ और द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो कब होगा कि जैसे ए इंस्टिगेट करता है बी टू मर्डर जेड, बी रिफ्यूजेस, सिंस मर्डर इज पनिशेबल विद डेथ लाइफ, ए इज पनिश्ड अंडर सेक्शन 55 अप टू 7 years और फाइन। इफ बी while trying to follow A's plan injures Z but does not kill him, then the A is liable up to 14 years और the fine। तो ये जो
पूरा अबेटमेंट का जो पनिशमेंट का चैप्टर है उसके प्रोविजन है, जैसे सेक्शन 55 है कि अबेटमेंट ऑफ डेप्थ और लाइफ ऑफेंस तो 7 years 14 हर्ट्स और क्या 2 marks के लिए प्रॉब्लम में पूछते हैं जनरली कि कितना पनिशमेंट होना चाहिए। जैसे सेक्शन 56 है अबेटमेंट ऑफ ए लेजर ऑफेंस, तो इसमें 1/4 और द हाफ ऑफ द मैक्सिमम टर्म प्लस फाइन। जैसे सेक्शन 57 है अबेटमेंट बाय पब्लिक और ए ग्रुप लेस देन 10 द 7 years और फाइन। जैसे अबेटमेंट 58 में है कंसीलिंग द डिजाइन एंड डेथ लाइफ ऑफेंस 3 years तक का। उसी तरह सेक्शन 59 पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग द सीरियस ऑफेंस अप टू 10 years और हाफ ऑफ द पनिशमेंट। और सेक्शन 60 जो है कि कंसीलिंग द प्लान फॉर द नॉर्मल ऑफेंसेस तो 1/8 जो पनिशमेंट ऑफ द फाइन। तो जनरली ये देखते हैं जो पूरा पनिशमेंट जो 55 to 60 में दिया है कि अब ये इसलिए है कि अबेटमेंट इज नॉट इग्नोर्ड जस्ट बिकॉज द क्राइम फेल्ड एंड द लॉ रिकॉग्नाइज इंटेंशन नॉलेज प्रिपरेशन as punishable factor and the sticker punishment है is imposed where the offense is grave public involved and the offender is a public servant। ये जो सेक्शन है फॉलो करता है कि ग्रेजुएटेड पनिशमेंट मॉडल को और इस तरह से वो करता है। अभी ये नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप अच्छे से करिएगा कि अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दोनों में फर्क क्या है। जैसे क्रिमिनल लॉ है कि नॉट ऑल पनिशेबल एक्ट इन्वॉल्व्स द सक्सेसफुल क्राइम, तो लॉ ऑल्सो पनिशेस दोज हु प्लान encourage or try to commit the crime but fail. So they are called as inchoate offenses. That's offenses that are incomplete or still in the proprietary stage but show clear criminal intent. जैसे भारतीय न्याय संहिता में कि कवर्स 3 मेजर inchoate offenses चैप्टर 14 में, जैसे अबेटमेंट कोई करता है जैसे सेक्शन 45 to 60 में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोई करता है सेक्शन 61 या अटेम्प्ट कोई करता है सेक्शन 62 में। ईच ऑफ दिस हैज डिस्टिंग्विश्ड इंग्रेडिएंट्स पनिशमेंट एंड लीगल इफेक्ट। let us understand one by जैसे अबेटमेंट है सेक्शन 45 to 50 भारतीय न्याय संहिता में। इसका जो डेफिनेशन है सेक्शन 45 a person abets the commission of an offense if they instigate another to do it or conspire with the other to do and act or omission follow or the intentionally aid help or support in doing the act even if the main offense does not take place the abatement is still punishable under section 55 to 56। इसके जो फॉर्म्स ऑफ अबेटमेंट है कि अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, conspiracy with some act or intentional aiding, जैसे instigation encouraging someone to commit a crime, conspiracy with some act planning a crime or doing something towards it, or intentional aiding the physical or mental support to the act। Example, A tells B to kill C, agrees takes the money and the knife, and when even if B fails A is guilty of abatement। So criminal conspiracy section 61 भारतीय न्याय संहिता में कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 में ये बोलता है कि इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट टू डू लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। तो ये कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है इलीगल एक्ट करने के लिए कि इसमें 2 or more पर्सन का रहना जरूरी है। तो कॉन्स्पिरेसी इज कंप्लीटेड द मोमेंट द एग्रीमेंट इज मेड, स्पेशली इफ द एग्रीमेंट इज टू कमिट एन ऑफेंस। फॉर नॉन ऑफेंस कॉन्स्पिरेसीज द ओवर एक्ट इज रिक्वायर्ड। की पॉइंट जो है इसमें कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट्स विद द एग्रीमेंट कि नो नीड फॉर इंस्टिगेशन और एक्चुअल ऑफेंस इन केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और फॉर ए सीरियस कॉन्स्पिरेसी लाइक मर्डर पनिशमेंट इज सेम एज द अबेटमेंट, दोनों को सेम पनिशमेंट मिल सकती है। एग्जांपल देखते हैं, ए एंड बी एग्रीज टू रॉब अ बैंक, इवन इफ दे आर कॉट बिफोर एक्टिंग दे आर गिल्टी ऑफ कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी शुरू होने के पहले भी पनिशेबल है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अटेम्प्ट जो है सेक्शन 62 में दिया हुआ है अंडर सेक्शन 62 कि इफ ए पर्सन इंटेंड टू कमिट एन ऑफेंस अटेम्प्ट या डज एन एक्ट टुवर्ड्स इट कमीशन इवन इफ द एक्ट फेल्स, this section applies only when the offense is punishable with life imprisonment or term of the imprisonment or any term of the imprisonment, तो ही जो अटेम्प्ट वाला सेक्शन 62 भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंस में लगेगा। तो की पॉइंट जो है कि इसमें इंटेंट प्लस एक्ट इज नेसेसरी, नो नीड फॉर ऑफेंस टू बी कंप्लीटेड, पनिशमेंट इज अप टू हाफ एंड द मैक्सिमम फॉर द इंटेंडेड ऑफेंसेस। इससे एग्जाम्पल अगर देखते हैं और इसको टेबुलर फॉर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं कि अबेटमेंट क्या है, कॉन्स्पिरेसी क्या है, अटेम्प्ट। तो अबेटमेंट का जो डेफिनेशन है इंस्टिगेट एडिंग और कॉन्स्पायरिंग विद समवन टू कमिट ऑफेंस। इसका स्टेज ऑफ ऑफेंस बिफोर और ड्यूरिंग द कमीशन हो सकता है। एसेंशियल इसमें इंस्टिगेट करना, एड करना, कॉन्स्पायर करना जरूरी है। नंबर ऑफ पर्सन कैन बी डन बाय वन पर्सन हु अबेट्स और अनदर। और रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट है कि मे रिक्वायर सम एक्ट और ओमिशन कंप्लीट टू द अबेटमेंट इफ फॉर कॉन्स्पिरेसी। पनिशमेंट जो है कि सेम एज द ऑफेंस अंडर सेक्शन 49 लेसर इफ द ऑफेंस नॉट डन द सेक्शन 55 to 56 में इसके प्रोविजन है। जैसे इसके एग्जांपल हमने देखे हुए हैं कि इंस्टिगेट बी टू किल सी इज द एग्जांपल कि जो अबेटमेंट का। उसी तरह से कॉन्स्पिरेसी हम ये जब डिस्टिंग्विश देख रहे हैं तो इसके अंदर शॉर्ट नोट 2 मार्क्स कवर करते हैं और फुल लेंथ भी आप इसको समझ के आपकी सिनॉप्सिस समझ के आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी जैसे सेक्शन 61 है एग्रीमेंट बिटवीन 2 or the more पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट और अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स। तो इसमें जो है प्लानिंग स्टेज में भी है कि ये पनिशेबल है, ऑफेंस में भी
नॉट हैपनिंग, बिकॉज जैसे बिफोर और ड्यूरिंग कमीशन अबेटमेंट है तो कॉन्स्पिरेसी जो प्लानिंग स्टेज में ही ये ऑफेंसेस को कहलाते हैं। तो एग्रीमेंट इज एसेंशियल एंड एक्ट इज नॉट इन एनफोर्स। एसेंशियल इसका नंबर ऑफ पर्सन इसके लिए जरूरी कि नीड एटलीस्ट 2%, जैसे यहाँ पे 1% होगा तो भी चलेगा अबेटमेंट में, बट यहाँ पे 2 लोगों का रहना जरूरी है इन केस ऑफ नीड एटलीस्ट 2% टू कमिट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ओवर एक्ट दे नीडेड ओनली फॉर नॉन ऑफेंस कॉन्स्पिरेसी या सम इसमें पनिशमेंट है सेम अबेटमेंट की तरह, इफ सीरियस है एल्स अप टू 6 मंथ और फाइन है। जैसे इसमें एग्जांपल देखें, ए एंड बी एग्रीज टू किल सी, दिस इज द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उससे तरह अटेम्प्ट जो सेक्शन 62 के प्रोविजन है कि डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस विच फेल्स, ये जो है कि इसका स्टेज ऑफ जो ऑफेंस है वो जब एग्जीक्यूशन जब वो कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ही ये ऑफेंस चला जाएगा। ऑफेंस फेल अगर होता है तो भी, लेकिन अगर उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया, कोशिश कर ली, तो ये स्टेज ऑफ ऑफेंस में आएगा। इसका एसेंशियल है कि उसमें इंटेंशन होना चाहिए, एक्चुअल एक्ट डन शुड बी देन ऑन द अटेम्प्ट विल बी पनिशेबल। तो कैन बी डन बाय 1 पर्सन ऑल्सो, यहाँ पे कम से कम 1 लोगों का रहना जरूरी है। मस्ट परफॉर्म द सेम एक्शन टुवर्ड द ऑफेंस, और इसके अंदर जो पनिशमेंट है अप टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द इंटेंटेड ऑफेंस। उसने अटेम्प्ट किया लेकिन अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ, जो वो चाहता था वो नहीं हुआ, तो उसके लिए जितनी सजा है उसकी आधी सजा उसको इसमें मिलेगी। जैसे ए शूट सी बट मिसेस, दिस इज एन अटेम्प्ट, तो यहाँ पे उसको आधी सजा उसको जो शूट करने के बाद अगर होती तो उसको सेक्शन 62 में अटेम्प्ट में वो आएगा। तो मोर प्रैक्टिकल यूसेज अगर देखते हैं पॉकेट एग्जांपल, जैसे ए टेल्स बी स्टील दैट मैन्स वैलेट, इट इज अबेटमेंट। जैसे ए बी एंड बी प्लान्स टू थेफ्ट टुगेदर, दिस इज कॉन्स्पिरेसी। या बी पुट्स हिज हैंड इन द पॉकेट बट इट्स एम्प्टी, दिस इज एन अटेम्प्ट। बॉम्ब के जो प्लांट एग्जांपल है, ए गिव्स इंस्ट्रक्शन टू प्लांट अ बॉम्ब, अबेटमेंट है। ए एंड बी प्लान अ बॉम्बिंग मार्केट, ये कॉन्स्पिरेसी है। ए हाइड्स अ बैग नियर द साइट बट ही स्क्वाड बिफोर द एक्सप्लोशन, दिस इज एन अटेम्प्ट। राइट का केस अगर हम देखते हैं कि ए स्प्रेड मैसेज अर्जिंग 50 पीपल टू बर्न बसेस, अबेटमेंट है सेक्शन 57 में। ए एंड बी फॉर्म ए ग्रुप टू प्लान अ राइट, दिस इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एंड ए थ्रोस पेट्रोल बट द मैच टिक फेज, दिस इज एन अटेम्प्ट। अगर हम कंक्लूड करें इसको तो कि भारतीय न्याय संहिता में ये क्लैरिफाई करता है और कोडिफाई करता है 3 मेजर इनकोहेट ऑफेंसेस, जैसे अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, एंड क्लियर डिस्टिंक्शन करता है, स्ट्रक्चरल पनिशमेंट देता है कि दिस प्रोविजन सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस: प्रिवेंट द क्राइम एट द प्लानिंग स्टेज, पनिश क्रिमिनल इंटेंशन एंड इवन इफ फाइनेंशियल एक्ट फेल्स, और कवर करता है हिडन रोल को लाइक प्लानर, हेल्पर, जो है कि इसके अंदर इंस्टिगेटर, और इंश्योर करता है डिटरेंस इन द सोसाइटी, और हेल्प करता है लॉ को इन्फोर्स करने को और बिफोर द harm is caused. So it is not just the hand that commits the crime but also the mind that plans and the voice that provokes, all are equally guilty, और सबको वो पनिश करने का यहाँ पे वो प्रोविजन करता है। और ये और एक क्वेश्चन देखते हैं जो सेक्शन 62 है अटेम्प्ट के बारे में, कि अटेम्प्ट कंप्लीट होगा, अटेम्प्टेड होगा, प्लान्ड होगा, तो इसके अंदर इसमें कितनी सजा किसकी प्रोविजन है। की इंग्रेडिएंट जो इसका इंटेंशन टू कमिट ऑफेंस, एन एक्ट मस्ट बी डन टुवर्ड्स ऑफेंस, द ऑफेंस इज नॉट कंप्लीटेड और नो सेपरेट प्रोविजन एक्सिस्ट फॉर द अटेम्प्ट। तो इसमें पनिशमेंट जो है कि अप टू द हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द मेन ऑफेंस और द फाइन और बोथ अप्लाइज टू ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट लाइफ, इस तरह की चीजें। एग्जांपल अगर देखते हैं, अटेम्प्टेड टू थेफ्ट है, ए ब्रेक्स इनटू द शॉप एट नाइट इंटेंडेड टू स्टील बट द शॉप इज एम्प्टी, ए इज गिल्टी एंड द अटेम्प्ट टू कमिट द थेफ्ट। उसी तरह से फेल्ड पॉकेट है, ए पुट्स हिज हैंड इन द जज्स पॉकेट टू स्टील मनी बट फाइंड्स इट्स एम्प्टी, ए इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट। उसी तरह अटेम्प्ट टू बर्गलरी है, ए यूजेस टूल टू ब्रेक द लॉक एट मिडनाइट बट द कॉट बिफोर इट इज एंट्री, ए इज गिल्टी अंडर सेक्शन 62। तो इसी तरह से अगर डिस्टिंक्शन देखते हैं कि आप प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में बहुत बार डिस्टिंग्विश आता है कि 1-2 मार्क्स आपको जो ये शॉर्ट नोट पे भी आ सकते हैं, कि प्रिपरेशन जो होता है कि अरेंजिंग मीन्स है टू स्टेप कमिटिंग ऑफेंस है, अटेम्प्ट है कि डूइंग ए डायरेक्ट एक्ट टू कमिट द ऑफेंस। इसके एग्जांपल अगर देखते हैं कि प्रिपरेशन में जैसे बॉइंग ए पॉइजन, बाइंग पिस्टल, प्लानिंग और रॉबरी एंड कलेक्टिंग टूल्स, जैसे मिल्कित सिंह ओनली प्रिपरेशन। तो उसी तरह से कि अटेम्प्ट जो है कि इसके अंदर एग्जांपल अगर देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग पॉइजन, किसी को पॉइजन देने की कोशिश की, फायरिंग एट समवन की बट फेल्ड, या एंटरिंग ए बैंक विद ए वेपन बट फेल्ड द रॉबरी, तो दिस आर द अटेम्प्ट। तो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में इस तरह के आप एग्जांपल डिफरेंस में आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह से जो इसके अंदर आते हैं, अगर आप देखते हैं तो मोर एग्जांपल्स अगर आपको देखते हैं तो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट है कि हाउ क्लोज द एक्यूज्ड और कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस, गिल्टी माइंड और एक्शन का रहना जरूरी है कि वॉज द पर्सन जस्ट प्लानिंग और ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट, या इसके अंदर चीजें वो आती है। वाई इज अटेम्प्ट बोलते हैं अटेम्प्ट पनिशेबल क्यों है, तो मोरल रॉन्ग है और सोशल डेंजर एग्जिस्ट करता है इंटेंट एक्शन को, विक्टिम में स्टिल सफर एंड देयरफॉर दैट इट इज पनिशेबल। तो अगर इफ एक्ट फेल्ड, क्राइम इज स्टिल अ क्राइम when the effort or intent are clearly shown.
इस तरह से हमने 2.2 एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमने पूरा देख लिया है, जिसके अंदर हमने अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट दिखा है। अब हम ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसके ऊपर आने की कोशिश। नए प्रोविजन पहले अलग अलग स्कैटर्ड थे, वुमेन के प्रोविजन अलग थे, मैरिज के अलग थे, तो इसको एक साथ लेने की कोशिश की गई 63 to 69 में। अगर देखते हैं तो इसको पहले डिवीजन जो है कि पहला जो सेक्सुअल ऑफेंस है, और उसके बाद ये क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन सेकंड पार्ट में डिवाइड करता है, और इसी में ये ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज अभी यहाँ पहले जो लास्ट में हुआ करता था उसको लेके आए, और कॉसिंग अ मिसकैरेज ये जो फोर्थ पार्ट है, तो ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड। तो ये पूरा जो प्रोविजन आपका जो सिलेबस में है कि ये 5 पॉइंट है जो 2.3 का ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज। तो इसको जो 5 पार्ट है वो 5 क्वेश्चंस की तरह हम इसको देखने की फटाफट कोशिश करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से सुनिए और 2 बार जरूर सुनिएगा, जिससे कि क्लियर हो जाए और एग्जाम में आपको लिखने में आसानी हो। तो इसको बहुत डिटेल में अच्छे से कराऊंगा। सेक्सुअल ऑफेंसेस आर अमंग द मोस्ट सीरियस क्राइम इन द सोसाइटी। अगर देखते हैं, they not only harm the physical body of the woman or the child but also cause a deep emotional and psychological trauma. For many years देखते हैं कि India followed the provisions of IPC, especially section 375 which defined the rape. However, with the changing time अगर आप देखते हैं बहुत लैंडमार्क जजमेंट आए, कोडिफाई हुआ, और उसको जो है कि लैंडमार्क जजमेंट है और अब इसको BNS में लेने की जरूरत हुई है, तो उसको इसमें लाई है कि प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन के, चिल्ड्रन के लिए। ये चेंजिंग टाइम इवॉल्विंग द आइडियाज ऑफ जस्टिस, मेनी इंसिडेंट डिमांडिंग रिफॉर्म, जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस भारतीय न्याय संहिता जो रिप्लेस करता है चैप्टर 5 को सेक्शन 63 और 67 ऑफ द BNS। इसका जो मेन फोकस है तो ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन एंड डील विद द रेप एंड अदर एग्रीड फॉर्म ऑफ रेप, कि उसको एकदम डिटेल में कि द न्यू सेक्शन एम टू स्ट्रेंथन द लॉ, प्रोवाइड क्लियरिटी, एंश्योर करता है विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस हो, एंड जो इंक्लूड द मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ द कंसेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। अगर इसमें देखते हैं कि सेक्शन 63 जो डेफिनेशन ऑफ रेप है कि जेंडर स्पेसिफिक नेचर है, as under section 63 rape is defined as gender specific manner, the accused must be a man and the victim must be a woman, then only जो रेप ये जो सेक्शन 63 में अब डेफिनेशन ऑफ रेप वो क्लियर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी है, उसमें भी आते हैं और आने वाले के चांसेस होते हैं, और आपके जो मुंबई यूनिवर्सिटी के LLB का 75-25 पैटर्न है उसके अंदर भी इसके आने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट एक्ट्स आर कंसिडर्ड एज रेप। तो सेक्शन 63 एक्सप्लेन करता है स्कोप ऑफ व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज रेप, इंक्लूड्स करता है जैसे पेनल पेनिट्रेशन है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स में और आपके माउथ में या फिर उथेरा ऑफ वुमेन में इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट नॉट बीइंग दिस प्राइवेट पार्ट ऑफ मेल इट ओनली और अबोव पार्ट्स। तो मैनिपुलेट करता है एनी पार्ट ऑफ द जो वुमन है बॉडी टू कॉज पेनिट्रेशन, अप्लाई द माउथ वुमन और द वुमन के जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पे। तो इसको एक्सपेंड किया गया है डेफिनेशन जो पहले कि प्राइवेट पार्ट्स इन्वॉल्व थे तो उसको अभी और उसका जो स्कोप बढ़ा दिया गया है कि एनी काइंड ऑफ इंसर्शन, एनी काइंड ऑफ प्राइवेट पार्ट हो या माउथ हो तो वहाँ पे वो रेप के दायरे में आएगी। उसी तरह से वाई डू दिस एक्ट्स अमाउंट टू रेप, तो एक्ट becomes a rape when done against her will, without her consent, with the consent obtained by threat or the fear of injury or the death, with the consent given under a false promise of marriage, emotional blackmailing जिसको आप बोलते हैं, when the woman is unsound mind or intoxicated, if the woman is minor under 18 years, the consent दिया तो भी वो रेप कहलाएगा, even if the agrees it still be a rape, and when the woman is unable to communicate consent due to any reason, तो ये when do act amount to rape, तो these are the circumstances when it will be the act will be amount to rape। Example करते हैं, man misleads a woman to believe that he will marry her and but has no intention of doing so and has a intercourse with her, it may consider as a rape under section 63। उसी तरह से explanation of consent section 63 clarify करता है कि meaning of the consent it must be clear, voluntarily and informed। Consent can be through the words, gesture और action के through, and no means no lack of resistance does not mean consent। Example अगर देखते हैं, if a woman does not fight back during such activities, sexual activities, act due to fear, it means she has a no consent। तो यहाँ पे जो पिंक मूवी का एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, no means no, तो इसका मतलब जो इसमें नो कंसेंट का होता है। एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 63 देखते हैं कि दूसरे मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन नो कंसिडर्ड नॉट कंसिडर्ड रेप, या तो मैरिटल एक्सेप्शन दिस सेक्सुअल एक्ट बाय मैन विद हिज वाइफ नॉट अंडर एज ऑफ 18 और नॉट कंसिडर्ड एज रेप। तो कब जो एक्सेप्शन है 63 की, कब उसको रेप नहीं बोलेंगे कि मेडिकल प्रोसीजर है, जो इंटरवेंशन के मेडिकल चेकअप है तो उसके अंदर इसको इसके दायरे में रेप के नहीं आएगा। या मैरिटल एक्सेप्शन है, हस्बैंड है वाइफ के साथ और वाइफ का एज 18 ईयर्स को अबव है तो वो रेप के दायरे में नहीं आएगी। तो मैरिटल एक्सेप्शन है, कंट्रोवर्शियल ऑफन डिबेटेड है कि डिनाइज वुमन फुल प्रोटेक्शन की इसके अंदर करता है। जैसे सेक्शन 64 है पनिशमेंट फॉर द रेप की इसके अंदर, तो बेसिक पनिशमेंट जो है मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट फाइन है इसके अंदर।
एग्रीवेटेड सर्कमस्टेंसेस जैसे पुलिस ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, स्टाफ जेल है, रिमांड होम हॉस्पिटल है, गार्डियन है, तो इस तरह की चीज़ें अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो उसको एग्रीवेटेड सर्कमस्टेंसेस में माना जाता है, वहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा है। और इसको जो बेसिक पनिशमेंट है तो उसके अंदर जो 10 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इवेंट नेचुरल डेथ अगर वो हो सकता है। तो रेप ऑफ ए माइनर गर्ल, जैसे आप देखते हैं सेक्शन 65 में इसके प्रोविजंस है कि रेप ऑफ ए माइनर गर्ल विक्टिम अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, ये होना जरूरी है। स्टिकल पनिशमेंट है यहाँ पे, मिनिमम 20 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे दे सकता है। विक्टिम अगर 12 साल के नीचे है तो मिनिमम 12 ईयर्स के पनिशमेंट के इसमें प्रोविजंस है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। दिस सेक्शन रिफ्लेक्ट द सोसाइटी जीरो टॉलरेंस, यहाँ पे डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है अगर कि वो कि 12 ईयर से कम की बच्ची है तो जीरो टॉलरेंस इज द क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन। इफ अ चाइल्ड 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है इज रेप, द रेपिस्ट में फेस ए कैपिटल पनिशमेंट। उसी तरह से सेक्शन 66 रेप लीडिंग टू द डेथ और परमानेंट इंजुरी, इफ द रेप इज कॉज्ड इन द डेथ ऑफ द वुमन और ही इज बीइंग अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, तो ये भी जैसे अरुणा शानबा का केस अगर आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे जो चीज़ें हुई थी कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में कोमा में चली गई, तो दिस पनिशमेंट हार्श पनिशमेंट है कि 20 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उसको डेथ पेनल्टी भी उस ऑफेंडर को, उस रेपिस्ट को दे दिया जा सकता है। इफ ए वुमन इज रेप्ड एंड द लेटर डाइज इन द हॉस्पिटल ड्यू टू इंटरनल इंजुरीज, दिस सेक्शन अप्लाइज एंड द हार्श पनिशमेंट इज गिवन। उसी तरह से मैरिटल रेप का एक प्रोविजन है कि वो बोलते हैं दिस सेक्शन डील्स विद द रेप कमिटेड बाय हस्बैंड, कैन ए हस्बैंड कमिट अ रेप ऑन अ वुमन, तो उसके ये क्लियरली प्रोविजन है, पहले भी थी, बट ओनली विद द कपल्ड लीगली और फिजिकल सपोर्ट। इसमें एज बहुत बड़ा मैटर प्ले करता है कि हस्बैंड फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ द वाइफ करता है नॉट लेइंग विद हर विदाउट हर कंसेंट, तो भी इसको जो मैरिटल रेप माना जाता है। या फिर अगर एज जो है 15 ईयर से कम है तो कंसेंट है तो भी इसको रेप माना जाता है। तो पनिशमेंट अप टू 2 ईयर्स 7 ईयर्स का अगर वो देखते हैं, जैसे couple है is separated due to the court order, if the husband visits and the forces sex on the wife, he can be punished under this section for rape। या marital rape है not recognized generally, exception जैसे कि sexual act by a man with his wife age 18 or above do not count under the rape, even the force the sex is not considered rape unless they are separated। ऑनगोइंग लीगल डिबेट इस पर बहुत बार होती है, एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट्स के ऊपर इसके ऊपर देखा जाता है। तो आपको बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि वेदर हस्बैंड विल बी लाइबल फॉर द रेप ऑफ अ वुमन और नॉट। तो इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन जैसे लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा डिक्लेयर द 2 फिंगर टेस्ट एज लीगल, वायलेट ह्यूमन राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी। उसी तरह से एनालिसिस अगर करेंगे प्रोविजन का तो एक्सपेंशन ऑफ रेप डेफिनेशन करता है, अर्लियर रेप मेंट बाय ओनली बाय अ प्राइवेट पार्ट पेनिट्रेशन नाउ इंक्लूड्स द ओरल और द एनी पार्ट्स अदर देन द प्राइवेट पार्ट्स, तो उसमें भी अगर पेनिट्रेशन है तो वो भी रेप के दायरे में डेफिनेशन ब्रॉड हो गया है। रिकॉग्नाइज कंसेंट एंड एसेंशियल इवन द मैरिज ड्यूरिंग द सेपरेशन। चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है, सेपरेट स्टिकर पनिशमेंट है अगर चाइल्ड के साथ इस तरह की बिहेवियर होती है। डेथ पेनल्टी भी वहाँ पे दी जा सकती है। विक्टिम सेंट्रिक लॉ है, फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन प्राइवेसी एंड मेंटल हेल्थ की वहाँ पे उसका जो नाम सीखे रखे उस तरह की चीज़ें। कंपनसेशन टू बी यूज्ड द मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल केयर, और डिटरेंट इफेक्ट है, हार्श पनिशमेंट है टू रिपीट द, अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है गैंग रेप का तो उसको कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी है। लाइफ सेंटेंस नाउ मीन्स अ होल लाइफ और ओनली 14। सोशल एंड लीगल चैलेंजेस जैसे कि नॉन रिकॉग्निशन मैरिटल रेप है, द मेजर लूप होल है, नीड्स अर्जेंट है, फियर रिपोर्टिंग है, मेनी विक्टिम डू नॉट रिपोर्ट ऑफ द शेम फियर एंड पॉलिसी एम्पैथी, मिसयूज ऑफ लॉ है, जैसे रेस्ट ऑफ द रेयर केस है, बहुत बार किसी को बचाने के लिए भी या फंसाने के लिए भी बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती है। और जुडिशियल डिले है, द कोर्ट टेक्स ईयर समटाइम्स टू कंप्लीट द ट्रायल, मेंटल ट्रॉमा उस बीच में बहुत होता है, या नीड ऑफ एजुकेशन है, पीपल को कंसेंट करना, दिस आर द चैलेंजेस और जो इसके अंदर वो है। तो अगर हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता में एक प्रोग्रेसिव रिलेटेड चैप्टर है, तो रिकॉग्नाइज करता है मैरिटल रेप को, प्रोवाइड करता है स्पीडी जस्टिस को, और सोशल सिग्मा अराउंड द विक्टिम जो है लॉ अलोन इज नॉट इनफ, यहाँ पे वो चीज़ें प्रोविजन करने की वो कोशिश करता है। आइए देखते हैं अब इसमें कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, गैंग रेप और आइडेंटिटी प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम, पनिशमेंट ऑफ द रिपीटेड ऑफेंडर, इसके क्या क्या प्रोविजंस है कि आपका जो ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन चिल्ड्रन, और ये जो टॉपिक है आपका सेक्शन 68 to 73 चैप्टर 5 में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं कि अगर वो गैंग रेप में रिपीटेड ऑफेंस है, डिस्क्लोजर ऑफ द विक्टिम आइडेंटिटी, इसके क्या प्रोविजन है वो हम देखते हैं। जैसे कि दिस सेक्शन टारगेट द अब्यूज ऑफ द पावर एंड द पोजीशन एंड द पनिश द फॉल्स प्रॉमिसेस एंड बिट्रेयल एंड द डिफाइन द गैंग रेप मोर स्ट्रिक्टली, डील विद द रिपीटेड ऑफेंडर एंड इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ द विक्टिम। तो सेक्शन 68 देखते हैं कि सेक्सुअली इंटरकोर्स बाय पर्सन इन द अथॉरिटी, जैसे कोई अगर है पब्लिक सर्वेंट है, जेल ऑफिस है, हॉस्पिटल है, या गार्डियन है, या टीचिंग स्टाफ है, द सेक्शन पनिशेस सेक्सुअल एक्ट डू नॉट अमाउंट टू रेप बट आर कमिटेड बाय पर्सन हु मिसयूज देयर पावर और द ट्रस्ट। एग्जाम्पल है कि अगर कोई टीचर है कन्विक्ट करता है स्टूडेंट टू सेक्सुअल इंटरकोर्स
while is influence even with the without force, it may be a rape under section 63, but it is punishable under section 68. Punishment जो 5 years to 10 years of fine है, नॉन फोर्स एक्सप्लोइटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स है. लीगल इंपॉर्टेंस इज to fill the gap between the consent and exploitation, protects vulnerable women from manipulation by authority figure. Section 69 deceitful or fraudulent sexual act है, जैसे act punishable under this section sexual intercourse है by deceitful means using false promise या false job या false identity or impersonation है जो है कि a person pretend to be an IAS officer and tells the woman he will marry her, then exploits her sexually. This is not rape under section 63 if consent was given, but is punishable under section 69. आपको ध्यान में रखना है. 10 years का punishment है कि by this section is needed. Many women are cheated into sex with no real consent. Help distinguish between true consent and manipulated consent. तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ट्रू कंसेंट एंड मैनिपुलेट कंसेंट को इसको बाइफरकेट करने के लिए और उसको पनिश करने के लिए ये सेक्शन 69 है, डिसीटफुल और फ्रॉडुलेंट सेक्सुअल एक्ट है कि अगर किसी को बता दिया मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, तुमसे शादी करने वाला हूँ, बट ऐसा कुछ भी हो, आईएएस ऑफिसर वगैरह नहीं होता, तो उसमें उसको पनिशमेंट उसको हो जाएगी. सेक्शन 60 जैसे गैंग रेप है. व्हाट इज गैंग रेप? पहले बहुत बार डेफिनेशन में आने की संभावना कि व्हेन टू और मोर पर्सन एक्टिंग इन कॉमन इंटेंशन, यहाँ पे बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉमन इंटेंशन. कमिट अ रेप इवन इफ ओनली वन पर्सन डज द एक्ट, ऑल इन्वॉल्व कैन बी पनिशेबल इक्वली. तो ये गैंग रेप है. गैंग रेप में अगर वुमेन भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसको गैंग रेप के वो दायरे में आएगी. दिस इज पनिशेबल. गैंग रेप इज पनिशेबल फॉर बोथ मैन एंड वुमन. जैसे कॉमन इंटेंशन है कि किसी XYZ वुमन का रेप कराया जाए, तो इसके अंदर कॉमन इंटेंशन जिन जिन लोगों का है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो भी इसके अंदर गैंग रेप में उनको सजा होगी. पनिशमेंट है कि मिनिमम 20 years रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर ए रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ एंड अ फाइन एंड विक्टिम रिहेबिलिटेशन. तो विक्टिम जो है इस बिलो 18 ईयर तो पनिशमेंट ज़्यादा होती है. लीगल सेक्शन इसके रिफ्लेक्ट द जीरो टॉलरेंस एंड इंश्योर ऑल मेंबर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर और द ग्रुप आर हेल्ड अकाउंटेबल. तो पनिशमेंट ऑफ द रिपीटेड ऑफेंडर है कि हु इज ए रिपीटेड ऑफेंडर. पहले आपको समझना है ये पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 64, 65, 66 और 70 इज कमिट अनदर सच ऑफेंस. पनिशमेंट तो के रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल, उसको जो डेथ तक उसकी लाइफ तक उसको इम्प्रिजनमेंट में होगी या डेथ पेनल्टी होगी. इसका जो इंपॉर्टेंस है, सेंड्स ए स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू रिपीटेड सेक्सुअल ऑफेंडर, रीइंफोर्स दैट सच ए बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड अगेन. तो एग्जांपल अगर देखते हैं, इफ समवन कन्विक्टेड ऑफ ए चाइल्ड रेप सेक्शन 65 एंड रिपीट्स द क्राइम लेटर, he may be given a death sentence. उसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम. व्हाट दिस सेक्शन सेज कि 72 जो करता है, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, ब्रॉडकास्टिंग एनी डिटेल दैट कैन रिवील द विक्टिम आइडेंटिटी इंक्लूडिंग दैट नेम है, उसका एड्रेस है, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स या स्कूल और वर्कफोर्स के प्लेस के डिटेल. दिस आर प्रोहिबिटेड एंड प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 72 द प्रोटेक्शन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम. पनिशमेंट इसमें 2 years से अगर किसी ने इसको जो है कि बाहर निकाला, तो एक्सेप्शन जो है कि विद द रिटर्न कंसेंट ऑफ द विक्टिम या द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस ऑफ द विक्टिम इज अ डिसीज्ड मेंटली अनसाउंड माइनर विद द कंसेंट ऑफ द गार्डियन और द वेलफेयर सिचुएशन. तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन मिलती है कि जो उसका पब्लिश करने के लिए. उसी तरह से इंपॉर्टेंट देखते हैं, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड डिग्निटी और द सोशल स्टिग्मा को वो जो एक धाग लगता है कि उसको बचाने के लिए एनकरेज विक्टिम टू कम फॉरवर्ड एंड विदाउट फियर. इसका एग्जांपल देखते हैं, न्यूज चैनल शोज द फेस ऑफ द माइनर रेप विक्टिम. दिस इज द वायलेशन एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 72. Likewise, section 73 ban on publishing court proceedings. Purpose of this is to prevent media from reporting sensitive courtroom details. जैसे avoid public sensitivity or trauma to the victim. What is prohibited? The person trial details is the without court permission includes written witness, victim's testimony, courtroom argument. ये punishment है 2 years का भी. What is allowed? The publishing जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इज अलाउड, या एकेडमिक और लीगल एनालिसिस द कोर्ट वर्डिक्ट इज परमिटेड विद ड्यू केयर. तो एग्जांपल इसका देखते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट द एंटायर कोर्ट प्रोसीडिंग ऑफ ए रेप ट्रायल बिफोर द वर्डिक्ट. दिस कैन बी अ लीगल पनिशमेंट अंडर सेक्शन 73. इंपॉर्टेंस इसके देखते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट भी इसके अगर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, जैसे प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम या डू नॉट कंडक्ट मीडिया ट्रायल या वन स्टेप क्राइसिस सेंटर. इसका जो मेन फोकस जो देखते हैं, कंपैरेटिव टेबल देखते हैं, जैसे अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है तो उसको पनिशमेंट 5 to 10 years है, डिसीटफुल एक्ट है अप टू 10 years है, गैंग रेप है तो 20 years का पनिशमेंट है, रिपीटेड सेक्सुअल इम्प्रिजनमेंट तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ के प्रोविजन है, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम है तो 2 years का फाइन है, रिपोर्टिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग 2 years तक का फाइन है. बहुत बार प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी द पनिशमेंट, तो वहाँ पे आपको ये लिखना होता है. एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं पूरी चीज़ का. प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव लॉ है. दिस sexual harm is not about just a physical assault. Emotional, social, psychological aspect are equally considered. Real world example देखते हैं कि this law reflects a real life cases जैसे misuse of job offers या false promises of marriage या gang rape preceded by victim names being revealed in the TV or social media.
स्ट्रॉन्ग डिटरेंस है कि डेथ पेनल्टी फॉर द रिपीटेड ऑफेंडर्स एंड गैंग रेपिस्ट ऑफ द माइनर, लाइफ इम्प्रिजन विदाउट द पैरोल ऑफ द सीरियस क्राइम्स, प्रिवेंट करता है पावर ऑफ यूज को, रिकॉग्नाइज करता है डोमिनेंस, कोअर्शन, मैनिपुलेशन को, प्रोटेक्ट करता है विक्टिम राइट को, डिग्निटी, सेफ्टी और उसकी कॉन्फिडेंशियल। चैलेंजेस भी इसमें बहुत है, डिले जस्टिस है, विक्टिम ब्लेमिंग है, पुअर अवेयरनेस है, या मीडिया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बार इरिस्पॉन्सिबल वे में करती है। तो अगर इसको इंप्रूव करना है इसको और, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट काउंसलिंग जो कि अभी आ गई है, अवेयरनेस कैंपेन की भी इसकी जरूरत है। तो 68 to 73 अकाउंटेबल करता है, पर्सन इज इन पावर, रिस्पेक्टिव विक्टिम प्राइवेसी, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ट्रस्ट, एंश्योर एथिकल कंडक्ट एंड हार्श पनिशमेंट को देखने की कोशिश करता है। स्टूडेंट, हम बहुत सारे कंटेंट डिस्कस करते जा रहे हैं कि करीब हम 200-300 कंटेंट एक टॉपिक के डिस्कस करते हैं, इसमें से 20 से 25 पॉइंट जो आपको अच्छे याद आएंगे वो आपको लिखने होते हैं, इतना आपको याद रखें, जो कि आपको जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स दे देंगे और देने चाहिए। क्योंकि आपको जो एग्जाम में टाइम होता है वो 25 से 30 पॉइंट आप किसी भी फुल लेंथ में आप नहीं लिख सकते, और जो आपका शॉर्ट नोट होता है उसमें 15 to 20 पॉइंट्स अगर आप लिखते हो तो प्रॉब्लम होता है। उसके अंदर आपको डिस्कस करके लिखना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और जो 2 मार्क्स का जो होता है, जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन होता है, उसमें 1 या 2 पॉइंट और आपको नहीं अगर समझ में आता तो उसके एग्जाम्पल भी आप लिखते हो तो आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो क्रिटिकली एग्जामिन द लॉ रिलेटेड टू मिसयूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट अगेंस्ट अ वुमन अंडर सेक्शन 74 to 76। अब ये वाला हम प्रोविजन देखते हैं, जैसे डिग्निटी ऑफ वुमेन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, आपको पता है गारंटी करता है राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी विच इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। हाउएवर द राइट जो है फ्रीक्वेंटली चैलेंजेस सेक्सुअल हैरेसमेंट इन जो एप्रोप्रिएट फिजिकल कॉन्टैक्ट है या डिसऑबिंग है या पब्लिक ह्यूमिलेशन है, कि ये सारी चीज़ें to address such issues, the Bharatiya Nyaya Sanhita has introduced a clear and more specific provision जो चैप्टर offense against women and children में ये वो लेके आया। तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट जो सेक्शन 75 या डिसरोबिंग वुमेन या फिर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स इंडेड टू आउटडोर जो हर मॉडेस्टी अंडर सेक्शन 74 देखते क्या है। सबसे पहले सेक्शन 74 देखिए, किन इंग्रेडिएंट्स का असॉल्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स मस्ट बी यूज्ड, देयर मस्ट बी इंटेंशन और नॉलेज टू आउटरीच हर मॉडेस्टी एंड विक्टिम मस्ट बी अ वुमन। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है, अगर 74 आना है तो ये 3 चीज़ रहनी उसमें बहुत जरूरी होती है। तो इसके अंदर अगर डेफिनेशन देखते हैं, लैंडमार्क केस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मनोहर सिंह का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट द मॉडेस्टी इज द एट्रीब्यूट एसोसिएटेड वेयर द फीमेल ह्यूमन बीइंग as a class, it is a virtue attached to their sex, the essence of the woman modesty in her sex. Thus a modesty is a subject concept, but it clearly incident the decency, dignity and privacy related to woman's body and conduct. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बस का कोई इंसिडेंट है, ए मैन क्राउडेड बस में रब हिज प्राइवेट पार्ट्स अगेंस्ट द वुमन एंड स्पीक्स दिस एक्ट ऑफ इंटेंशनल डन विद द नॉलेज दैट इट इज आउटेज हर मॉडेस्टी। कॉलेज प्रैंक, द ग्रुप बॉय स्लैप a female student in her back in the front of the class to as a prank, even though it is seems so playful, this is a humiliation her and offends the dignity, and this will fall under this section and it will be punishable under section 74. Likewise the stress harassment है कि स्ट्रीट हैरेसमेंट है, मैन विसल्स, अगर किसी ने सीटी मारी, ल्यूड गेस्चर है, फ्रॉम फॉलोइंग ए वुमन इन अ मार्केट इवन विदाउट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट द गेस्चर अमाउंट टू क्रिमिनल फोर्सेस विद द इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। तो ये सारी चीजें जो आउटरीच टू द मॉडेस्टी, इसके प्रोविजन जो है कि आपके भारतीय न्याय संहिता में दी हुई है। क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं सेक्शन 74 का, तो गैप बिटवीन द कैजुअल हरेसमेंट जो था और सीरियस असॉल्ट, इट पेनलाइज द फिजिकल एक्ट डन बाय द डिसफुल इंटेंट, ensure that even the minor actions and the degrade women's dignity to go not to go punished. The mandatory minimum sentence इसके 1 year केस में है। 75 सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है विशाखा गाइडलाइंस के बाद इसको जो है अब कोडिफाइड भी कर दिया गया, इसके ऊपर एक्ट भी आ चुका है। सेक्शन 75 क्रिमिनलाइज करता है 4 टाइप ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, कि 4 टाइप सेक्सुअल, जैसे अनवेलकमिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट है, एडवांसेस है, या डिमांड और द रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर, या शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमेन और मेकिंग अ सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। तो पनिशमेंट जो है इसमें एक्ट अंडर क्लॉज 1 to 3 में 3 years है और 4 में 1 year तक के इसमें फाइन है। जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो फेमस केस है कि वेयर सोशल वर्कर इज गैम्बलेड बाय द एम्प्लॉयर्स मैन, द कोर्ट laid down the Vishaka guidelines and stated that sexual harassment at the workplace violate the right to equality 14 and right to live with dignity and life under Article 21. The case formed the basis for Section 75. तो 75 को लाने के पीछे की मकसद ये था कि ये जो केस लॉस आए थे और इसको जो है कि इसको कोडिफाई किया गया जो भारतीय न्याय संहिता में। एग्जाम्पल वर्क प्लेस हैरेसमेंट है, या मेंटरशिप मिसयूज है, डिजिटल हैरेसमेंट है, ये सारी चीज़ें उसमें अब कवर कर दी गई। जैसे पुअर या वेलकमिंग बिहेवियर है, इन सब्जेक्ट टू द ऑफेंड डिफिकल्ट डेमोन्स्ट्रेट इन मेनी वर्क प्लेस फॉर इम्बैलेंस, किसी का मजाक उड़ाना लड़की का, तो ये सारी चीज़ें वो उसके अंदर कवर हो गई है और पनिशेबल है। 75 सेक्शन 75 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डिसरॉब हर थिंग्स, तो ये भी चीज़ें अभी आ गई है पनिशमेंट के दायरे में, इंक्लूड्स बोथ अटेम्प्ट टू डिसरॉब और रेपिडिंग सच एक्ट, इंटेंशन टू डिसरॉब सफिशिएंट। तो ये सारी की चीज़ें उसमें। एग्जाम्पल है फैमिली डिस्प्यूट है, ए मैन टीएस द साड़ी ऑफ हिज सिस्टर इन लॉ ड्यूरिंग द फाइट टू इन ह्यूमिलेट हर, तो दिस इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 76 नाउ। या फिर पब्लिक शेम है कि ड्यूरिंग द लैंड डिस्प्यूट अ विलेजर फोर्सफुली पुल द वुमन दुपट्टा इन फ्रंट ऑफ द क्राउड,
तो दिस इज ऑल्सो असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स डिस्टर्ब हर मॉडेस्टी सेक्शन 76 में पनिशेबल है। या होटल आर्ग्यूमेंट है, बॉय ट्राइज टू पुल द फीमेल क्लासमेट टी शर्ट ड्यूरिंग हेटेड आर्ग्यूमेंट इन अ हॉस्टल कॉमन रूम, तो दिस इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 75 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स डिस्टर्ब हर मॉडेस्टी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई है 74, 75, 76 में। 74 फिजिकल असॉल्ट है इंटेंडिंग टू आउटराइज मॉडेस्टी, 5 years का पनिशमेंट है। सेक्शन 75 वर्बल विजुअल है, फिजिकल सेक्सुअल हैरेसमेंट है, 3 year का पनिशमेंट है। 76 अटेम्प्ट टू डिसरप्ट हर मॉडेस्टी, 7 years का पनिशमेंट है। तो इसमें रिकॉग्नाइज करता है नॉन रेप सेक्सुअल ऑफेंस को। तो ये सारी जितने भी नॉन रेप की दूसरा डिवाइड किया हुआ है कि प्रोटेक्ट वुमन फ्रॉम डेली ह्यूमिलेशन, एंश्योर लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसरेस्पेक्ट एंड डिसेसी। तो सोसाइटल चैलेंजेस भी इसमें जैसे अंडर रिपोर्टिंग है, लैक ऑफ फिटनेस है, स्लो जस्टिस है, कल्चर जो इसमें नॉर्मलाइजेशन। अगर इसको हम इसको कंक्लूड करें 74, 76 को, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, इक्वलिटी, डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी को जो इसमें शामिल किया गया है 74 to 76 कि इंडियन सोसाइटी मूव टुवर्ड द जेंडर जस्टिस नॉट ओनली बाय बर्थ स्पिरिट। देखा वुमन मॉडेस्टी इज नॉट जस्ट अ फिजिकल बीइंग बट हर डिग्निटी, सेल्फ वर्थ एंड राइट टू लिव फ्रीली। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ गई है। अब इस लेक्चर में हम नेक्स्ट देखते हैं कि वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, पीछा करना किसी का, किसी को छेड़ना, तो ये सारी चीज़ें मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के लिए, इसके लिए क्या क्या पनिशमेंट के प्रोविजंस है आपकी भारतीय न्याय संहिता में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो हम कर रहे हैं। तो डिग्निटी ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन आर नॉट ओनली मैटर्स ऑफ पर्सनल रिस्पेक्ट बट अ फंडामेंटल राइट जैसे गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन मॉडर्न सोसाइटी का द ऑफेंस लाइक वॉयरिज्म, स्टॉकिंग एंड इंसल्टिंग एक्ट ऑफ गेस्चर are increasing being recognized as serious violation, especially साइबर अब्यूज है या पब्लिक हरेसमेंट है, इमेज बेस्ड वायलेंस है या कि इसका कैरेक्टर असैसिनेशन है। तो ये सारा चीज़ें करना जो सेक्शन 72 to 79 में पनिशमेंट, जैसे सीक्रेट सर्वेलेंस है, किसी का पीछा करना, वो कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, कौन सी लड़की का पीछा करना, तो ये भी पनिशमेंट जिसको आप वॉयरिज्म बोलते हो, किसी का पीछा करना। या परसिस्टेंट ऑब्सेसिव फॉलोइंग, स्टॉकिंग करना, और या वर्बल और विजुअल कंडक्ट टू इंसल्ट वुमेन्स मॉडेस्टी। दिस प्रोविजन आर क्रूशियल फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडियाज अप्रोच टू जेंडर बेस्ड जो ऑफेंस है कि स्पेशली दोस ऑकर इन द पब्लिक एंड द डिजिटल जो स्पेसेस है। और सेक्शन 77 हम देखते हैं वॉयरिज्म, जिसे लीगल प्रोविजन हम देखते हैं कि whoever watches, captures or disseminates the image of the woman engaging in a private act without her consent under circumstances where she would usually have the expectation of not being observed commit the offense of voyeurism। तो फर्स्ट कन्विक्शन अगर है तो 1 to 3 years और रिपीटेड है 3 to 5 year। तो ये जो ताक झाक करते हैं कि एक्सप्लेनेशन प्राइवेट एक्ट क्या होता है, वुमन अंडरड्रेसिंग या यूजिंग ए लेवेटरी और इंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी, एनी एक्ट वेयर शी एक्सपेक्ट्स प्राइवेसी, जो उसके प्राइवेसी को अगर हार्म की जा रही है, तो इवन द वुमन कंसेंटेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड डिस्ट्रीब्यूट द मटेरियल विदाउट हर परमिशन स्टिल अमाउंट्स टू वॉयरिज्म। जैसे अगर इसमें एग्जांपल देखते हैं हिडन कैमरा इन ट्रायल रूम या रिवेंज फोन का केसेस बहुत सारे होते हैं, या लीकेज हॉस्टल फुटेज, अगर किसी का हॉस्टल वार्डन इंस्टॉल सीसीटीवी इन द वुमेन्स कॉमन रूम, या फिर लिफ्ट का अगर कोई सीसीटीवी है और उसके अगर वीडियोस अगर लीक किए तो भी ये वॉयरिज्म भी आता है। हिडन कैमरा जैसे इन ट्रायल रूम में क्लोथ शॉप एम्प्लॉयज इंस्टॉल हिडन मोबाइल फोन इन द ट्रायल रूम एंड सीक्रेटली रिकॉर्ड वुमन ट्राइंग टू क्लोथिंग, तो ये भी इसमें ऑफेंस है। उससे रिवेंज है फोन का, जैसे ए मैन अपलोड्स लिमिटेड फोटोज ऑफ द एक्स गर्लफ्रेंड का, उसका कुछ इंटीमेट सीन या फिर उसका जो एक्स गर्लफ्रेंड का उन्होंने फोटो लगाया, रिवेंज फोन उन्होंने अपलोड किया, तो भी ये पनिशेबल है। तो उसी तरह से अगर देखते हैं कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस द प्रोविजन वाइटल है, ईयर ऑफ स्मार्टफोन स्पाई, और जैसे आपको पता है हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस है, तो ऑनलाइन एब्यूसेस भी होते हैं नॉन कॉन्सेंट पोर्नोग्राफी में भी, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या टेलीग्राफ में। तो लॉ रिकॉग्नाइज करता है इसे मेंटल ट्रॉमा, ब्लैकमेल या फिर सोशल को उसको पनिश करता है। और टेक्निकल प्रूफ इसके बहुत जरूरी है साइबर फोरेंसिक में, इस भी मस्ट। उसी तरह से स्टॉकिंग हम देखते हैं, तो स्टॉकिंग जनरली होता है whoever follows a woman contacts or attempt to contact her to foster personal interactions, repeated dispatch his clear disrespect, उसको करता है मॉनिटर her instant usage, email or any form of electronic communication commits stalking। पनिशमेंट फर्स्ट टाइम है तो 3 years, सेकंड और सब्सिक्वेंट है 5 years। इसका एक्सेप्शन अगर देखते हैं व्हेन द एक्ट इज डन द पर्सन द लीगल ड्यूटी, अगर कोई लड़की का पीछा कर रहा है पुलिस ऑफिसर टू डू हिज ड्यूटी, तो ये उसके दायरे में नहीं आएगा इफ द पर्सन इज लॉफुल एनफोर्समेंट ऑफिसर एक्टिंग इन द लॉ। एग्जांपल देखते हैं ऑफलाइन स्टॉकिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, टेक सर्वेलेंस है, जो कि स्टॉकिंग के दायरे में, पीछा करने के दायरे में आता है। जैसे वुमन वेट्स एवरी डे आउटसाइड ए वुमेन्स ऑफिस एंड फॉलोज हर टू हर होम, ए मैन अगर वो उसको पीछे रहता है और उसके घर तक उसको फॉलो करता है हमेशा डिस्पाइट बीइंग टोल्ड नॉट टू डू, तो ये स्टॉकिंग के दायरे में आएगी। साइबर स्टॉकिंग जैसे आफ्टर बीइंग ब्लॉट ए मैन क्रिएट्स अ मल्टीपल फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड मॉनिटर्स अ वुमन फॉर पोस्ट एंड सेंड मैसेजेस, या कंटिन्यू अगर कोई लड़की बोले आप मुझे मैसेज मत करो, बार बार उसको मैसेज किया जा रहा है, तो ये साइबर स्टॉकिंग के दायरे में आती है, पनिशेबल है। टेक सर्वेलेंस जैसे an IT प्रोफेशनल हैक्स द वुमेन्स ईमेल एंड मॉनिटर हर ब्राउजर हिस्ट्री, तो दिस इज ऑल्सो
comes under stalking. तो क्रिटिकल एनालिसिस देखिए, स्टॉकिंग कैन बी ए फिजिकली डेंजरस बट ऑल्सो मेंटल हॉरोइंग है, इसलिए कि इन रूरल एरिया जैसे कॉलेज है, स्टॉकिंग इज लेस सीन एंड द ईव टीजिंग एंड द रोमांटिक परस्यूट चेंजिंग द सोशल माइंडसेट इज क्रूशियल. तो प्रोवाइड करता है रिपीटेड बिहेवियर इज नेसेसरी, सो विक्टिम मस्ट बी एनकरेज टू मेंटेन द एविडेंस, स्क्रीनशॉट एंड रिकॉर्डिंग्स. अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे वर्ड्स, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट और द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, इसके लीगल प्रोविजन क्या है वो हम देखते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्ट्रीट सिंगिंग है या लिविड रिमार्क है इन ऑटो रिक्शा, किसी ने कोई किसी को रिमार्क कर दिया या कोई कमेंट कर दिया. पब्लिक फ्लैशिंग है, जैसे मैन एक्सपोजेस हिमसेल्फ इन ए पब्लिक पार्क वेयर ए वुमन इज वॉकिंग अलोन, कि इस तरह की चीज़ें जब होती है तो 79 में वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन इज पनिशेबल ऑफेंस, कि ये सारी चीज़ें उसमें आती है. इसमें जो क्रिटिकल एनालिसिस का वर्बल अब्यूज, लिविड गेस्चर या सेक्सुअल सजेशंस वो करते हैं, जब प्रोटेक्ट करता है वुमन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक प्लेसेस में, वर्क प्लेस में, स्कूल्स में, मार्केट प्लेस में. एनफोर्स करता है डिफिकल्ट नॉलेज द आई विटनेस और द वीडियो एविडेंस, पुलिस ऑफ द ट्रिविलियंस ऑफ द वर्बल हैरेसमेंट ट्रीटिंग इट अ स्मॉलर मैटर. इंडिया स्टिल यूजेस जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज, जैसे वुमन के लिए, विक्टिम के लिए. इसको चैलेंजेस जो है कि अंडर रिपोर्टिंग होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, पुलिस इंसेंटिविटी है, एविडेंस गैप्स है और साइबर कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए बहुत बार ये रिपोर्ट नहीं होती है. तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंक्लूड करें, 79, 76 ये टाइमली वाइटल टूल है और ये प्रोटेक्ट करता है, सेफगार्ड करता है राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 को, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल जो आपका 19 है और इक्वलिटी बिफोर लॉ. ये सारी चीज़ें जो इंडिपेंडेंस और लिबर्टी वुमन को मिले उसके लिए होती है. अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, जैसे डाउरी डेथ से रिलेटेड, बाइगामी से रिलेटेड. ये पहले डिफरेंट चैप्टर होता था, क्रुएल्टी से लेकर किडनैपिंग, अपडेटिंग वुमन को लेके, ये सारी डिटेल अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं. जैसे कि ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज है अंडर द भारतीय न्याय संहिता. मैरिज इज लीगल जैसे सोशली सैंक्शन इंस्टीट्यूशन इज meant to promote the companionship and the respect and mutual dignity. However, when the institution is misused or become a source of harm, the law must intervene to protect the right of individual, especially women. अगर इसमें देखा जाएगा तो इंक्लूडिंग जैसे डाउरी है, डेथ है, बाइगमी है, क्रूअल्टी है, एबडक्शन है, डिसीटफुल कोएबिटेशन है, सारी चीज़ें इसमें कवर करती है. डाउरी डेथ अगर देखते हैं, सेक्शन 80 जो डाउरी डेथ को कवर करता है, इफ ए वुमन डाइज ड्यू टू बर्न, bodily injury under the unnatural circumstances within the 7 years of marriage, इसमें important है 7 years of marriage, and it is proved that the faced cruelty or harassment for the dowry before her death, it is considered as a dowry death. इसका punishment जो है 7 year imprisonment है, up to life imprisonment है. डाउरी जो डिफाइन करता है डाउरी प्रोविजन एक्ट में 96 में इंक्लूड द प्रॉपर्टी और द वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिमांडेड बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव. एग्जांपल देखते हैं, बर्न इंजुरीज विद इन द 2 years ऑफ द मैरिज या सुसाइड ड्यू टू मेंटल टॉर्चर है या पॉइजनिंग इंसिडेंट. उसी तरह से 81 द डिसीटफुल कोएबिटेशन इंक्लूडिंग बिलीफ ऑफ ए लॉफुल मैरिज. जो प्रोविजन है, इफ ए मैन कोई डिसीट करता है, धोखा देता है, कॉस्ट वुमन टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम एंड लिव्स इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हर, इट इज पनिशेबल अप टू 10 years ऑफ द इम्प्रिजनमेंट. एग्जाम्पल देखें, फेक वेडिंग रिचुअल अगर कर लिया किसी ने, फॉल्स हिंदू आइडेंटिटी, या फिर प्रोमिसेस बट नेवर रजिस्टर. ए मैन लिव्स विद अ वुमन फॉर 5 years आफ्टर अ सोशल वेडिंग बट अवॉइड्स लीगल मैरिज एंड लेटर डिनाइज द रिलेशनशिप. तो यहाँ पे भी सेक्शन 81 में डिसीटफुल कोएबिटेशन अंडर बिलीफ ऑफ अनलॉफुल मैरिज में ये ऑफेंस है. उसी तरह से 82 में जो 2 शादियाँ होती हैं, बाइगेमी, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द स्पॉस. तो ये मैरिंग अगेन विद द लाइफ टाइम ऑफ द स्पॉस इज अलाइव विदाउट लीगल डाइवोर्स और डिक्लेरेशन टू द वाइड मैरिज इज एन ऑफेंस. कंसीलमेंट इज इंक्रीज द पनिशमेंट. इसमें सबसेक्शन अप टू 7 years है और सबसेक्शन में द अर्लियर मैरिज इज कंसीड, छुपाया गया पहला मैरिज, तो 10 years तक का पनिशमेंट. एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड मैरिज वाइल द फर्स्ट वाइफ इज अलाइव, या मिसिंग स्पोस मिसयूज और पोलीगैमी विदाउट कंसेंट. जैसे पर्सन फ्रॉम ए नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड मैरिज ट्वाइस अंडर सिविल लॉ विच डज नॉट फॉलो अलाउ द पोलीगैमी. उसी तरह मिसिंग यूज स्पोस मिसयूज, एनी मैन क्लेम्स हिज वाइफ इज मिसिंग फॉर ईयर्स एंड रीमैरिज विदाउट कोर्ट डिक्लेरेशन और इन्फॉर्मिंग द सेकंड वाइफ, या फिर a man marries another woman without divorcing his first wife and does disclose the first marriage. उसी तरह से fraudulent marriage ceremony without legal marriage section 83 में है कि यहाँ पे the anyone who goes to marriage ceremony with the dishonest or fraudulent intent knowing that he is not lawfully married he is punishable. इसमें 7 years तक के punishment के प्रावधान से. fake पंडित है, fake rituals है, a man arranges a fake priest and a fake ritual to make a woman believe she is his wife, या already married but remarries in the secretly, a man already married performs second marriage ceremony without legal separation, या false conversation of marriage है कि a man falsely converts a religion to perform the second marriage without intent to legal validity is punishable under section 83 fraudulent marriage ceremony without legal marriage. उसी तरह से enacting or detaining a married woman with a criminal intent. If a person takes enticizes woman or detains woman who is married
इंटेंडेड टू हैव इलिसिट इंटरकोर्स, तो ये भी उसके अंदर उसके दायरे में, जैसे लूरिंग टू लीव अ हस्बैंड या डिटेनिंग अ होटल या ऑनलाइन रोमांस स्कैम। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कि सेक्शन 83 में ये ऑफेंस एनेक्टिंग और डिटेनिंग अ मैरिड वुमेन एंड टू विद द इंटेंट टू क्रिमिनल इंटेंट। तो 85 जैसे क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और इज रिलेटिव, ये भी पनिशमेंट है। हस्बैंड इज अ रिलेटिव हस्बैंड हु सब्जेक्ट टू अ वुमन टू क्रूएल्टी इज पनिशेबल। क्रूएल्टी इंक्लूड्स व्हाट, बोथ फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर। तो यहाँ पे जैसे डेली बीटिंग है या मेंटल हेरेसमेंट है या स्टार्विंग टू डाउरी, तो दिस आर द पनिशमेंट दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 85 क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और इज रिलेटिव। इसी तरह से 86 है कि डेफिनेशन ऑफ क्रूएल्टी, जिसमें डिफाइन किया कि डेफिनेशन क्या होगी क्रूएल्टी की। ये 86 जो भारतीय न्याय संहिता के इसमें उसको डिफाइन किया। क्रूएल्टी मीन्स विलफुल कंडक्ट दैट could lead to the suicide or grave injury or the B harassment to coercion dowry related to the dowry failure. This section elaborate करता है कि on what constitute cruelty under section 85, जैसे suicide from a emotional abuse या demand of property or title या treat to disfigure the face। तो ये सारी चीजें मेंटल जो है क्रूएल्टी के इसमें डेफिनेशन सेक्शन 86 में आएगी। उसी तरह से 87 किडनैपिंग और इंड्यूसिंग वुमन टू मैरी और हैव अ इलिसिट इंटरकोर्स और रिलेशनशिप। इसका प्रोविजन जो है कि whoever kidnaps or abducts a woman with the intent to force her to marriage or seduce her illicit intercourse or induces her to intimidation or deception is punishable। तो उसी तरह से पनिशमेंट जो है 10 years तक का। एग्जांपल फोर्सिंग इनटू मैरिज या ब्लैकमेलिंग और थ्रेट या फेक जॉब ट्रैप है, जो भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फंसाई जाती है लोगों को और जो उनके साथ गलत होता है। तो ये भी जो है हमने देखा है सेक्शन 80 to 87 एब्यूसेस एंड क्राइम जो है कि वुमन से रिलेटेड उनके लाइफ लिबर्टी और उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए कि इसमें जो पनिशेबल ऑफेंस दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने पूरा किया। और उसके बाद कॉसिंग अ मिसकैरेज कि ये भी जो है कि ऑफेंस के दायरे में 88, 89, 90, 91, 92 कि ये मिसकैरेज से रिलेटेड या मिसकैरेज विदाउट वुमन कंसेंट या डेथ ड्यू टू द एक्ट ऑफ द मिसकैरेज या एक्ट प्रिवेलिंग लाइफ बर्थ और कॉस इन्फेंट डेथ या डेथ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ये सारी चीज़ें इसमें 4th पार्ट में कवर होती है। तो जैसे राइट ऑफ to life extend not only to the individual after the birth but also to the unborn children in contains the context the भारतीय न्याय संहिता जो है सेक्शन 88 से 92 तक क्रिमिनलाइज करती है अनलॉफुल एक्ट दैट इज कॉस्ट मिसकैरेज और लीड द डेथ ऑफ ए फोइटिस और द मदर। तो दिस प्रोविजन जो करते हैं आर क्रूशियल फॉर द प्रोटेक्टिंग वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट या इंश्योर करता है कंसेंट एंड पनिशिंग दोज हु एक्सप्लॉइट और एंडेंजर द प्रेग्नेंट वुमन फॉर इलीगल गेन। जैसे इजी करना होता है, जिससे कि कॉजिंग मिसकैरेज सेक्शन 88 में कि एनीवन वॉलंटरीली कॉजेज अ वुमन टू मिसकैरेज एक्सेप्ट इन गुड फेथ द सेव हर लाइफ इज पनिशेबल। इसमें वुमन इज नॉट क्विकली विद अ चाइल्ड 3 years है, वुमन विद अ क्विक विद चाइल्ड अप टू 7 years। तो एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं कि जैसे इवन इफ द वुमन कॉस्ट हर ओन मिसकैरेज दो अनसेफ अबॉर्शन मेथड शी इज कवर्ड अंडर दिस प्रोविजन। जैसे इलीगल अबॉर्शन बाय अनट्रेन्ड पर्सन हो गया या मिडवाइफ मिसगाइडेंस हो गया या सेल्फ इंड्यूस्ड अबॉर्शन। उसी तरह से कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमन कंसेंट अप टू 10 years पनिशमेंट है। यहाँ पे हस्बैंड जैसे मिक्सिंग द ड्रग्स और उसका अबॉर्शन कर दिया या फोर्स प्रोसीजर बाय अ फैमिली या क्वैक मिसलीड्स वुमन उसमें। उसी तरह से अगर सेक्शन 90 में भी ये मिसकैरेज से रिलेटेड डेथ कॉस्ट बाय द एक्ट डन द इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज 10 years तक का पनिशमेंट, जैसे अनसेफ अबॉर्शन लीडिंग टू द डेथ या हर्बल मेडिसिन ओवरडोज या नो कंसर्न द फैटल कॉन्सिक्वेंसेस। उसी तरह से 91 में एक्ट टू प्रिवेंट द चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और कॉज द डेथ आफ्टर द, ये इसमें जो है जैसे वायलेट असॉल्ट है और प्रेग्नेंट वुमन, पॉइजनिंग अटेम्प्ट है, इंड्यूस लेबर है, बाय ट्रीट है। उसी तरह से 92 में कॉसिंग डेथ बाय ए क्वैक अनबॉर्न चाइल्ड एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड। तो इसके अंदर एग्जांपल देते हैं बीटिंग अ प्रेग्नेंट वाइफ या एक्सीडेंट इन ए रोड रेज या फिजिकल असॉल्ट ड्यूरिंग द बर्गलरी इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस। उसी तरह से 88 to 99 देखते हैं प्रोटेक्टिंग प्रेग्नेंट वुमन फॉर फोर्स्ड अबॉर्शन अनसेफ प्रोसीजर या क्रिमिनलाइजिंग असॉल्ट एंड इंडेंजर वुमन अनबॉर्न चिल्ड्रन आर नॉट ऑल नाउ ऑफेंस। अभी लास्ट देखते हैं इसके अंदर भी कि ऑफेंस अगेंस्ट अ चाइल्ड जो कि 93 से 99 में इसका प्रोविजन है, तो अपॉइंटेड एक्सपोजर चाइल्ड है या कंसीलमेंट ऑफ बर्थ है या हायरिंग एंगेजिंग चाइल्ड कमिट ऑफेंस है या प्रोक्यूरमेंट ऑफ चाइल्ड है, किडनैपिंग अबडक्टिंग या सेलिंग ऑफ द चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन या बाइंग चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड के अंदर जो आती है वो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड। जैसे चिल्ड्रन आर नॉट अमॉन्ग द मोस्ट वल्नरेबल अगर देखेंगे कि मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड डिजर्व द हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन रिगार्डिंग द भारतीय न्याय संहिता। तो 93 में एक्सपोजर फॉर द अबेंडेंट चाइल्ड अंडर 12 years जैसे प्रोविजन है कि इफ ए पेरेंट और द गार्डियन एक्सपोजर्स अबेंडेंट चाइल्ड अंडर 12 years of the age with the intent to wholly abandon the child, they shall be punished with 7 years of the उसको पनिशमेंट हो सकती है। जैसे इन्फेंट है लेफ्ट रेलवे पे, उन्होंने किसी रेलवे पे छोड़ दिया या फादर लीव्स अ चाइल्ड इन अ फॉरेस्ट या स्टेप पेरेंट अब्यूसेस द चाइल्ड
तो दे विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 93 एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज के प्रोविजन है। उसी तरह से कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ ऑफ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ द बॉडी डेथ, जैसे इसमें भी अप टू 2 ईयर्स तक का इसका इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बहुत, जैसे अनवेड टीनेजर्स हाइड्स प्रेगनेंसी या डिस्पोजल इन हॉस्पिटल वेस्ट या अबेंडेंट आफ्टर डिलीवरी। तो ये जो है कि कंसीलमेंट जो छुपाना जो है कि सेक्शन 94 में ये पनिशेबल ऑफेंस के दायरे में आएगी। उसी तरह सेक्शन 95 जो है हायरिंग और यूजिंग चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, तो ये जैसे इसका एग्जांपल है थेफ्ट बाय अ चिल्ड्रन या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन फॉर वीडियो कंटेंट या ड्रग पेडलिंग के उसमें उनको ड्रग बेचने के लिए। तो सेक्शन 95 में हायरिंग और यूजिंग चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल। लाइकवाइज सेक्शन 96 प्रोक्यूरेशन ऑफ अ चाइल्ड, जैसे ल्यूरिंग विद जॉब ऑफर या फेक एक्टिंग अपॉर्चुनिटी या डिसेप्टिव मैरिज प्रोमिसेस, तो ये भी प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड का जो होता है सेक्शन 96 में अब ऑफेंस है। उससे किडनैपिंग ऑफ चाइल्ड अंडर द 10 फॉर अ थेफ्ट, तो जैसे स्नैचिंग अ गोल्ड चेन या स्टीलिंग अ मोबाइल फोन या पिक पॉकेटिंग सेटअप। तो ये जो बच्चे के साथ ये जो किडनैपिंग ऑफ ए चाइल्ड अंडर द 10 ईयर्स या फिर उनके प्रॉपर्टी का जो स्टील करना, तो ये 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट, जिसमें 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट के इसमें प्रोविजन है। Likewise, selling a child for prostitution or immoral purposes, the child sold for the red light area या child sent abroad for exploitation या let on rent to criminal या फिर उसको काम कराने के लिए, तो selling of a child for prostitution or immoral purpose is offense under section 98 और यहाँ पे 10 years तक का punishment के इसके provisions है। उसी तरह से बाइंग ए चाइल्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन और इमोरल पर्पसेस 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट, जैसे ब्रोथल ओन्ड बाय गर्ल्स या फॉरेन बायर केस है या हायरिंग फॉर पोर्नोग्राफी, तो हिट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 99 बाइंग ए चाइल्ड और प्रोस्टिट्यूशन और इमोरल पर्पसेस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि फटाफट हमने करने की कोशिश की है आपका मॉड्यूल 2 का 2.1 2.2 2.3। आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो 2.4 2.5 2.6 2.7, ये अराउंड 1 घंटा का और लेक्चर आपको जो इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसलिए बताए जाते हैं कि आपको जब पॉइंट आप 2 बार आप इसको सुनोगे तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होती है कि कंटेंट आपके दिमाग में फिट हो जाता है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए और इस तरह के वीडियो आप देखते रहिए। नॉलेज इज़ पावर।